चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्योग्राफी बाय आबिद सर। ठीक है। मैं आप सभी का राहुल। और आज की जो इस क्लास ये जो सेशन रखा गया है ये केवल दो टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। राहुल, चाबी दीजिए। जो पीछे जो आपका माइक उसे म्यूट कर दीजिए, पीछे का साउंड आ जाता है पीछे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज की इस क्लास में हम दो चीजों पर बात करेंगे और होप्स हो कि हम इस पर डीप डिस्कशन भी करेंगे। नंबर वन, यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस पर हम डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि सिलेबस के अंदर और उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। दूसरा, कोर्स का स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे और उसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कैसे कैसे कोर्स होगा, कैसे कैसे कोर्स को आगे लेके हम लोग बढ़ेंगे। तो एज वी नो दैट कि हमारा जो ऑप्शन है वो 500 वर्ड्स का, आई मीन 500 मार्क्स का है। ठीक है, 500 नंबर का हमारा एक ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शन जनरली दो भागों में बांटा गया है। एक है पार्ट पेपर वन और दूसरा है पेपर टू। पेपर वन लगभग लगभग 250 नंबर का है और पेपर टू भी 250 ही नंबर का है। पेपर वन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ आगे बढ़ता है और पेपर टू पूरा पूरा का पूरा भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी को लेकर आगे बढ़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट पेपर फर्स्ट, जिसके अंदर भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जो पेपर फर्स्ट है वो सबसे पहले बात करता है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। अगर आप उसमें देखेंगे तो भौतिक भूगोल के अंदर हमारे पास पांच मेजर कंपोनेंट है। भू आगर्तिक विज्ञान जिसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान जिसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, ओशनोग्राफी जिसे समुद्र विज्ञान कहते हैं, बायोजियोग्राफी जिसे भूजैव भूगोल कहते हैं और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जिसे पर्यावरण भूगोल कहते हैं। तो मेजर कंपोनेंट जो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस का वो इस पार्टिकुलर सेक्टर से आ रहा है। तो इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको आगे पढ़ना है और हाल ही के वर्षों में कैसे कैसे इवेंट्स का डेवलपमेंट हुआ है और हाल ही के वर्षों में कैसे कैसे मेजर जो खबरें आई हैं वो कैसे कोरिलेट करती हैं ज्योमॉर्फोलॉजी के साथ, क्लाइमेट के साथ और ओशनोग्राफी के साथ। ये तीन मेजर कंपोनेंट है जो मानव के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं जो पृथ्वी का जो स्वास्थ्य है या अर्थ का जो हेल्थ है उसकी जो मेजर इंडिकेटर है वो यही से कहीं ना कहीं हमें झलकते हुए नजर आते हैं। तो स्टार्ट करें। हम सारे के सारे बच्चे अगर लगभग हैं तो अंशुल, नितिन और किरण। यस सर। नोटबुक और पेन लेकर बैठना। ठीक है, और मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, और ये पीडीएफ दोनों ही चीजों को कवर करेगा, जिसके अंदर कोर्स का डिटेल भी होगा और हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो डिटेल से दिया भी गया होगा। वो दोनों चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के माध्यम से। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भू आकृति विज्ञान यानी कि ज्योमॉर्फोलॉजी। देखो, टोटली ज्योमॉर्फोलॉजी को हम अगर स्टडी करें तो हमें दो ही चीजें इसके अंदर अधिकतर पढ़नी होती है। अगर आप देखेंगे कि जो क्रस्ट है, जनरली क्रस्ट यानी कि जिसे हम भू आई मीन क्रस्ट या कहते हैं भूपर्टी, हिंदी में हम समथिंग समथिंग कहते हैं, उसको हम देखें तो वो उस पर कई तरह के लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, सब तरह के लैंडफॉर्म हमें नजर आते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, इनका निर्माण कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। आपका सिलेबस का पहला पॉइंट कहता है कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट यानी कि भू आकृतिक विकास को नियंत्रित करने वाले कारक। बड़ी सीधी सी बात है। 460 करोड़ साल के इतिहास में पृथ्वी बहुत सारे भूगर्भिक इतिहास या जलवायु परखों से होकर गुजरी है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया है। इसमें मेजर फैक्टर्स जो हम डिस्कस करते हैं ये कि 460 करोड़ साल का जो भूगर्भिक इतिहास है वहां पर समय समय पर कौन 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 से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। जैसे आपने ये भी देखा होगा कि लैंडफॉर्म्स जो कंट्रोल किए जा रहे हैं उनका जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत प्राचीन रूप से हमें समझ में आता है, चाहे वो प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन या भारतीय संदर्भ में मैं कहूँ कडप्पा, धारवाड़, या फिर हम विद्यांचल या फिर गोंडवाना या फिर टर्शरी या क्वार्टरी टाइप की जो चट्टानें होती हैं। इन सभी चट्टानों का भी बहुत बड़ा ठीक है इम्पैक्ट है। यहाँ पर देखा गया है कि कैसे जियोलॉजिकल टाइम का प्रभाव इन पर पड़ा है और इसके अलावा जो जलवायु है साथ साथ वो भी हमने देखने को आती है। और साथ के जो फैक्टर्स हैं इसके अलावा विंड्स हैं, ठीक है, यानी कि हवाएं हैं, जल है, ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स जो इस पर काम करते हैं डेवलपमेंट के लिए वो यहाँ पर देखे जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर टेक्टोनिक जो मूवमेंट है जिसे हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं, अंतर्जात बल कहते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी
ठीक है, महाद्वीप पर जो लैंडफॉर्म बने हैं, जो स्थल रूप बने हैं, उनके निर्माण में टेक्टोनिक प्लेट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि ये फैक्टर, ये जो क्वेश्चन आपने देखा है, या जो मतलब पहला पॉइंट जो इसमें है कि फैक्टर कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बने हैं कि आप बताइए, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कास्ट, अगर 2022 का आप एक क्वेश्चन उठा के देखेंगे, 2022 का एक क्वेश्चन उठा के देखेंगे, मेंस का पहला ही क्वेश्चन है स्टीलियोथर्म, ठीक है, जो कि कास्ट टोपोग्राफी से संबंधित है। अब जो कास्ट टोपोग्राफी से संबंधित है, आप इसमें देखेंगे कि इसका जो निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसमें क्लाइमेट भी है, इसके अंदर विंड है, इसके अंदर एयर है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इसके अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट भी है। तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, ये अगर ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू बने हैं तो इन पर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, डेनोडेशन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, ये सारी सारी चीजें इसमें हमें पढ़नी होती है। अब इसी के साथ ही आपका जो नेक्स्ट पॉइंट ऐड किया गया है इसमें, वो है एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। सीरियसली, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, जो पृथ्वी पर जो बड़े बड़े भूखंड या बड़े बड़े स्थल रूप हमारे सामने हैं, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैं, ठीक है, और ठीक है, ये बड़े बड़े जितने भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एंडोजेनेटिक फोर्सेस के माध्यम से बना है। तो इसमें मेजरली आपको दो टर्म्स दिए गए हैं कि एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, इसके अंदर टेक्टोनिक मूवमेंट आएगा, इसमें वॉल्केनिज्म आएगा, इसमें अर्थक्वेक आएगा, इनके थ्रू किस प्रकार के, ठीक है, लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ है पृथ्वी पर, ठीक है, क्या वो पर्वतों के रूप में हुआ है, या पहाड़ों के रूप में हुआ है, या पठारों के रूप में हुआ है, वर्तमान में इनका निर्माण जो अतीत में हुआ है, तो वर्तमान में इनका स्वरूप कैसा है, क्या ये ओल्ड है, क्या ये न्यू है, या कि प्री कैम्ब्रियन के रूप में है, या कैलेडोनियन माउंटेन के रूप में हमारे पास सामने मौजूद है, हर्टिनियन माउंटेन के रूप में हमारे मौजूद है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो एंडोजेनेटिक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक और अर्थक्वेक और सिस्मिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि वॉल्केनिज्म और सिस्मिक वेव्स, यानी कि अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, यानी कि ज्वालामुखी हो गया, और प्लेटों का आपस में टकराना, तो ये बेसिक चीजें हैं, और उनके टकराने से किस प्रकार की प्लेटों का, ठीक है, मूवमेंट शुरू होता है, किस प्रकार की स्थल रूपों का निर्माण होता है, ये भी हमें इसमें समझना है। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर लगातार, ठीक है, जो स्थल रूप हैं, जो उनका रूप बदलता रहता है, यानी कि इसमें मेजरली एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यहाँ पर डेनुडेशन, ठीक है, आच्छादन जिसे कहते हैं, अपक्षय जिसे कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं, इरोजनल है, ट्रांसपोर्टेशन है, डेपोजिशन है जिसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है, अपर्दन, ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, इन सबको इसमें डिस्कस किया जाएगा, और इसके माध्यम से जितने भी स्थल रूपों का निर्माण हुआ है, चाहे वो हवा के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो समुद्र की लहरों के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो, ठीक है, नदियों के माध्यम से हुआ हो, नदी के पानी के माध्यम से हुआ हो, या ग्लेशियर के माध्यम से हुआ हो, या क्रस्ट के माध्यम से हुआ हो, इन सभी के माध्यम से जो जो डिफरेंट तरह का जो टोपोग्राफी हमारे सामने मौजूद है, उसमें कहीं ना कहीं हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के माध्यम से इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मेजरली हम इसके अंदर तीन टर्म जरूर डिस्कस करेंगे कि डेपोजिशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, इरोजन क्या होता है, ठीक है, और डेनुडेशन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है, और इससे जो कोरिलेटेड वर्ड है, ठीक है, मास मूवमेंट क्या होता है, मास संचालन क्या, मतलब मास संचालन क्या होता है, और इसके अलावा इसमें देखेंगे जो मास मूवमेंट है उसमें क्रीपिंग क्या होता है, फास्ट क्रीपिंग क्या होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें करीब 250 से ज्यादा लोग की डेथ हुई है, खबर आ रही है कि इतने लोग मर चुके हैं। तो इस प्रकार का जो, ठीक है, फ्लड है, और इस प्रकार का जो इस तरह का लैंड स्लाइड है, वो कौन से मूवमेंट में नजर आता है, तो इन चीजों को भी हम इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और समझेंगे कि कैसे इसको हम यूपीएससी लेवल के तौर पर, ठीक है, बनाने की कोशिश करेंगे। अगला है आपका पॉइंट है ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि थोड़ा असिस्टमेटिक है, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, देखिए लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि जनरली हम इसको डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए आपके क्वेश्चन में, आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से बयान की है चीजें कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति और सोलर सिस्टम की उत्पत्ति कैसे हुई है, देन हम उस पर आगे बढ़ेंगे कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कि ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ क्रस्ट, फिर ठीक है, मेंटल का किस तरह से उत्पत्ति हुई है, ठीक है, क्रस्ट की जब उत्पत्ति हुई है तो कौन कौन से फैक्टर्स में काम करें। तो यही ये बताया गया है कि अतीत में ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हमारे पास है जो इस प्रकार की जानकारी देंगी कि क्रस्ट का निर्माण कैसे हुआ है, इट मीन्स महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि 460 करोड़ साल के इतिहास में, ठीक है, पृथ्वी कितनी तप्त गर्म का गोला रहा होगा, फिर धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हुआ, स्पिन थोड़ा जो तेज घूम रही थी वो भी घूमना थोड़ा कम हुआ, और फिर टॉप जो लेयर थी वो धीरे धीरे ठंडी हुई, ठीक है, और वो सिकुड़ने के बाद जो भी उसमें आगे चीजें निकली, वो सबसे पहले जो ठंडी होने के बाद जो लेयर बनी वो क्रस्ट बनी। अब जो क्रस्ट है, ठीक है, इस क्रस्ट को कैसे समझा जाएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्या वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वैगनर की, या कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, ठीक है, टेलर की थ्योरी है, या
फिर टेट्राहाइड्रल थ्योरी है लोचेन ग्रीन का, या फिर चैम्बरलिन की थ्योरी है, जेम्स एंड जीन की थ्योरी है, इंटरस्टेलर थ्योरी की थ्योरी है, या बिग बैंग की थ्योरी है, या लाप्लास ने कुछ कहा है, या कांट ने क्या कहा है, ठीक है, हैरी हेस ने क्या कहा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो हमें समझनी है, कौन सी थ्योरीज किस प्रकार की बात करती है। जनरली इसको समझने के लिए पूरी पृथ्वी को तीन प्रकार के भागों में बांटा गया है कि फर्स्ट लैंड फॉर्म, सेकंड लैंड फॉर्म और थर्ड लैंड फॉर्म। यानी कि इसमें क्रस्ट की बात की गई है तो डेफिनेटली ठीक है, वो कॉन्टिनेंट अधिकतर इस पे बने हुए हैं और महासागर इस पे बने हुए हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का जो लैंड फॉर्म्स है जिसमें ओशन और महाद्वीप को हम शामिल करते हैं, तो इसको हमें समझना है। क्योंकि सेकंड टाइप का जो लैंड फॉर्म होता है वो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं, और थर्ड टाइप के जो लैंड फॉर्म होते हैं वो माइक्रो टाइप्स के लैंड फॉर्म होते हैं, जो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, नदी के पानी के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से जिनका निर्माण होता है। तो यहाँ पर जनरली क्रस्ट की बात की गई है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं हम उसको चेक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ है। और साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रस्ट के जो क्रस्ट को, जिससे हम जनरली मैकेनिकल माध्यम से हम इसको डिस्कस करते हैं, क्या अतीत में लोगों ने इसको केमिकल माध्यम से डिस्कस किया था, कि अतीत में जो मिसकंसेप्शन थे कि भाई महासागरों का जो प्लेट है वो अलग है, महाद्वीपों का प्लेट जो अलग है, ये सब किस पर मूव ऑन कर रहे हैं, सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है। तो इस चीज को हम बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है और उसका ठीक है इम्पोर्टेंस, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के पर्पस के लिए कितना है, और ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है किस तरह से यहाँ पर हो रही है, कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज है यहाँ पर सक्सेसफुली रन कर रही है। चलिए, दूसरा है फंडामेंटल ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, यानी कि भू चुंबकत्व के मूल सिद्धांत। देखिए, आपको दो तरह से इसको समझना पड़ेगा। एक तो वर्तमान जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे जनरली आपने बहुत सारे नाम सुना होंगे, ट्रोपोस्फेयर नाम सुना होगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का नाम सुना होगा, मेसोस्फेयर का नाम सुना होगा, आयरन स्फेयर या थर्मोस्फेयर का नाम सुना होगा, फिर एक्सोस्फेयर का नाम सुना होगा, उसके बाद मैग्नेटोस्फेयर का नाम सुना होगा। पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, खासकर सोलर विंड जो आती है सूरज की तरफ से, वो प्रोटेक्ट करती है और इंसान का जीवन काफी स्मूथली रन करता है पृथ्वी पर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें नेविगेशन भी है, कम्युनिकेशन भी है, जो प्रॉपरली चलता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं कोर से जुड़ा हुआ है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कोर से जुड़ा हुआ है, वो किस तरह से कोरिलेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी का किस तरह से एक जो क्लाइमेट है उसको प्रोटेक्ट करता है, और ह्यूमन की लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो किस तरह से उसको बनाए हुए है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और डिस्कस की जाती है, वो है पैलियोमैग्नेटिज्म, यानी कि अतीत में पृथ्वी का जो एक मैग्नेटिक फील्ड था वो कितने डिग्री पर था, वो किस वजूद में था, वो किस तरह से आगे बढ़ा था। क्या उसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से हैरी हेस ने समझाने की कोशिश की थी कि अतीत में ठीक है पृथ्वी का जो पैलियोमैग्नेटिज्म था, तो पुरातत्व जो चुंबकीय ठीक है एक हिस्सा था पृथ्वी का, वो कैसा रहा होगा। तो ऐसी कौन कौन सी मेजर थियोरीज हैं। और हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि सोलर विंड का एक साइकिल जो है, सोलर विंड का जो साइकिल है ठीक है, वो टॉप लेवल पर था, कि जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हमें दिखाई दी, खासकर लद्दाख में दिखाई दी। आप लोगों ने भी अगर मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, ठीक है, औरोरा औरोरा बोरियोलिस, ठीक है, ऑस्ट्रो बोरियोलिस, कुछ ऐसी चीजें हमने देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी, जिसके माध्यम से आसमान में कुछ डिफरेंट कलर्स की ठीक है रोशनी वहां निकलती है। तो किसका इसका कोरिलेट करने की हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इससे क्या रिलेशन है, इसका उससे क्या रिलेशन है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो इसमें दो बेसिक चीजें हैं और ये काफी हाल के वर्षों में काफी चर्चा में भी था कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जनरली इसको हम जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो किस तरह से इसको कोरिलेट किया जा सकता है पृथ्वी के कोर से, और साथ में पृथ्वी का अतीत में जो ठीक है एक तरह से जो वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड रहा था, जिसको हम पैलियो मैग्नेटिक के नाम से जानते हैं, उसे हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। और इसको हाल ही में ठीक है जो घटनाएं घट रही हैं पृथ्वी पर, जिसमें आसमान रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, उससे हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने डिग्री एंगल पर मूव ऑन कर रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट है आपका इंटीरियर। देखिए, इंटीरियर में बेसिक सी चीज है कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी आपके सिलेबस में बताया गया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इसको कैसे स्टडी किया जाएगा। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को या तो डायरेक्ट
ठीक है, सोर्सेस के माध्यम से जानिए, इनडायरेक्ट सोर्सेस के माध्यम से जानिए। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको केमिकल कंपोजिशन के आधार पर डिस्कस किया, जैसे कि सियाल, सीमा, नीफे। कुछ लोगों ने इसको मैकेनिकल, ठीक है, क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन के आधार पर डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें क्रस्ट है, जिसमें एस्थेनोस्फेयर है, जिसमें मेंटल है, जिसमें कोर है। और इनको भी सबको दो दो पार्ट्स में बांटा गया है। अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है, एस्थेनोस्फेयर है, अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है। ठीक है, ये डिविजन्स बताए गए हैं। और साथ में बहुत सारी बेल्ट हैं, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जिसमें कॉनरेड पढ़ेंगे हम, मोहो पढ़ेंगे हम, विशार्ट पढ़ेंगे, गुटेनबर्ग पढ़ेंगे, लेहमन पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो डिसकंटिन्यूटी है पूरे के पूरे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में, समझने की कोशिश करेंगे कि मिसकंसेप्शन कैसे हुआ, टेलर के साथ मिसकंसेप्शन कैसे हुआ, वैगनर के साथ मिसकंसेप्शन कैसे हुआ, इसके बाद इसको कैसे इंप्रूव किया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के माध्यम से और प्लेट टेक्टोनिक माध्यम से, इसको कैसे, ठीक है, एक सोल्यूशन के माध्यम से दुनिया के सामने पेश किया गया। और हाल ही के वर्षों में सबसे बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, जिसके माध्यम से हम एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर कौन सा है। क्या वो अर्थक्वेक के माध्यम से, सिस्मिक वेव के माध्यम से पता लगा सकते हैं, या वोल्केनिक के सोर्सेज के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि यस, डायरेक्टली हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, किस तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो बेसिक चीजें हैं। एंड द मोस्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जनरली हमने देखना पड़ेगा कि इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, एक डायग्राम के माध्यम से हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें फिर, हाँ नितिन, आवाज आ रही है मेरी? यस हेलो। सर। हम्म। तो अभी कौन ऐड हुआ है? अमन हुआ है, ठीक है। अभी अंशुल कहाँ चला गया? चलिए, अगला टॉपिक है आपका उसके अंदर, ठीक है, जियो सिंक्लाइन। जियो सिंक्लाइन, नितिन कुछ बता सकता है मुझे जियो सिंक्लाइन के बारे में, जैसे जनरली भूसंदति कहते हैं, नितिन, किरण या फिर अमन? अमन, किरण? सॉरी सर, नहीं बता सकता मैं। देखो, इसको, जो जियो सिंक्लाइन है जनरली, जिसको हम भूसंदति कहते हैं, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जनरली क्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि इसको क्रेडल ऑफ माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक तरह से शैलो पार्ट होता है। उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब तैतीस सागर था, ठीक है, जब अभी इंडियन प्लेट यूएसए प्लेट की तरफ मूव ऑन कर रही थी, तो बहुत सारा अवसाद जो कि तैतीस सागर में उस वक्त जमा था, तो जैसे दो प्लेट्स आपस में पास आते चलेगी, पानी छठता चला गया और वहां पर एक दलदल, एक छिछला सा वाटर वहां रह जाता है। जनरली जियो सिंक्लाइन भूसंरचना को इस शैलो, ठीक है, वाटर ही कहते हैं। एक छिलछिला सा जो पानी होता है उसको कहते हैं, और जनरली इसी को कहा जाता है क्रेडल ऑफ माउंटेन्स। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कारण ये है कि इसी के माध्यम से दुनिया की जो यंगेस्ट माउंटेन है, जिन्हें हम अल्पाइन माउंटेन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर रॉकीज है, जिसके अंदर एंडीज है, जिसमें एटलस माउंटेन आता है, जिसमें आल्प माउंटेन आता है, जिसमें ग्रेट हिमालय आता है, ये सारे के सारे माउंटेन का फॉर्मेशन जियो सिंक्लाइन के माध्यम से ही हुआ है। अब इसका रोल क्या है, और इसको समझने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि कोबर ने क्या कहा, हॉल एंड डाना ने क्या कहा। ठीक है, ये बेसिक से चीजें हैं और समझेंगे हम इसके माध्यम से कि कोबर ने जियो सिंक्लाइन को क्या कहा, हॉल एंड डाना ने इसके बारे में क्या कहा है, और दुनिया के जो यंगेस्ट माउंटेन है आखिरकार वो जियो सिंक्लाइन से क्यों बने हैं। इनका निर्माण कहाँ पर होता है? सिर्फ कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट जब प्लेट टकराती है तब होता है, यानी कि महाद्वीप से महाद्वीप प्लेटें टकराती हैं तब होता है। यह महाद्वीप और महासागरीय प्लेटों के टकराने से होता है, ये दो महासागरीय प्लेटों के टकराने से होता है, किस तरह से इनका फॉर्मेशन होता है। और वर्तमान में जियो सिंक्लाइन भूसंनति किस, ठीक है, पर्वत के आसपास आपको देखने को मिलेगा। क्या रॉकीज में है, या एंडीज में है, या आल्प में है, या फिर ठीक है हिमालय में है, या फिर ठीक है एटलस में है, या इसके अलावा ड्रैकेंसबर्ग में है, यूराल माउंटेन में है, या फिर आप ये कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है। तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स जस्ट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम जियो सिंक्लाइन के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और वर्तमान में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये आज भी रिलेवेंट है, क्या ये आज भी, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता था तो अतीत में, ठीक है, कब इसने एग्जिस्ट किया, कितने हजार साल पहले का है, ठीक है, ये कितने लाख साल पहले की बात है। तो कुछ इस चीजों पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैं आपको देखो, ये तो हमेशा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कि ये रहेगा रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला वैगनर का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और साथ में टेलर का भी हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, एक है ड्रिफ्ट, एक है डिस्प्लेसमेंट।
तो ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे, और खासकर ड्रिफ्ट को लेकर के जो ड्रिफ्ट है वो किस तरह की बातें कर रहा है, जब इसको रिप्रेजेंट किया गया तो उसने किस तरह से महाद्वीपों को आपस में जोड़ने की बात की। और सबसे बड़ी बात ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ठीक है, क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है महाद्वीप विस्थापन जो सिद्धांत है, आखिरकार उसका उद्देश्य क्या था। क्या उसका उद्देश्य दुनिया के सारे महाद्वीपों को जोड़कर ये बताना था कि अतीत में पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी जिसको पैंजिया कहा जाता था, और वो चारों ओर पैंथालासा महासागर से घिरी थी। जब इसका विभाजन होना शुरू हुआ तो किस तरह से इसका विभाजन हुआ, किस दिशा में हुआ, और जब विभाजन इसका हुआ तो कौन कौन से फोर्सेस इस पर काम कर रहे थे, कौन कौन से फोर्सेस पर नहीं काम कर रहे थे, किस फोर्स को लेकर वैगनर को क्रिटिसाइज किया गया, किस फोर्स को लेकर वैगनर की सराहना की गई, अतीत में ऐसी कौन सी थ्योरी आई जिसने वैगनर की थ्योरी को सपोर्ट किया और प्रूव किया, और अभी फिलहाल ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी के रूप में हमारे सामने मौजूद रही। ठीक है, इसके अलावा टेलर को भी हम डिस्कस करेंगे कि टेलर ने आखिर ऐसी कौन सी बात कही थी जो टोटली डिफरेंट थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, लेकिन वो भी एक्सेप्टेड थी कुछ सेक्टर्स के अंदर। तो और उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि बेंजामिन और स्नाइडर ने कौन कौन सी बातें कही थी जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में लिया गया था, यानी कि वैगनर ने वहां से हासिल किया, उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ओवरऑल निचोड़ जो है कि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं, आखिरकार इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। क्या इसका उद्देश्य पृथ्वी की जो अतीत की जो जलवायु है उसको दर्शाना था, या पृथ्वी में अतीत में पृथ्वी कैसी दिखती थी, महाद्वीप कैसे दिखते थे वो दर्शाना था। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी बन जाती है, इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे, और साथ में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के साथ ड्रिफ्ट के साथ साथ हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और साथ में कन्वेंशनल करंट थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कोरिलेट करेंगे, जब इनको कंपेयर करेंगे कि इन सबको कंपेयर करने के बाद कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और हाल ही के वर्षों में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? अमन, यस सर। अंशुल, किरण, ठीक है। तो जो मैंने बताया भी सबने सुना? हम्म। यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के बारे में बताया। जब हम सारे थ्योरीज को कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, जिसमें वैगनर का सिद्धांत होगा, जिसमें टेलर का सिद्धांत होगा, जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत होगा, जिसमें प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी का सिद्धांत होगा, तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या थे। ठीक है, मतलब इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे, और हाल ही के वर्षों में यूपीएससी ने किस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं इसको लेकर। क्या वो क्रिटिसाइज की तरफ जा रहा है, ठीक है, या फिर थ्योरी का जो मेन बॉडी है उसकी तरफ वो जा रहा है, या फिर इस थ्योरी को वो वर्तमान के जो इश्यूज है उससे कोरिलेट कर रहा है। इन सभी चीजों को हमें समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है आइसोस्टेसी। देखो, आइसोस्टेसी एक ऐसा वर्ड है जिसको स्टेट ऑफ बैलेंस कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का संतुलन कहा जाता है। पृथ्वी पर जो तरह तरह के लैंड फॉर्म्स मौजूद हैं, देखिए बड़ी हैरानी होती है कि पृथ्वी के एक भाग पर 8-8 हजार, ठीक है, मीटर ऊंचे, ठीक है, पर्वत मौजूद हैं, तो और दूसरी तरफ बिल्कुल समुद्र से लगे हुए मैदान मौजूद हैं। आप कल्पना करेंगे कि इतना, ठीक है, कैसे एक तरफ बहुत ऊंचे पर्वत हैं और एक तरफ बिल्कुल समुद्र के तल से लगते हुए बराबर के मैदान हैं, इनको कैसे एक बैलेंस में रखा जाए। तो इनको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार इसमें जनरली हम दो ही विद्वानों को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक एडी का नाम है, क्राट का नाम है। अब जो स्टेट ऑफ बैलेंस है, जो आइसोस्टेसी है, वो किस प्रकार की बातें करती है, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या वो भारत के जो गंगा का मैदान है वहां से इसकी शुरुआत होती है, क्या वो पेंडुलम जो मूवमेंट करता है, ठीक है, जो डिस्टेंस बताता है या डिफरेंस बताता है, वो जो हिमालय की चोटियां हैं उसके माध्यम से बताता है, या रॉकीज की जो चोटियां हैं उसके माध्यम से बताता है। तो इनकी जो आकर्षण शक्ति है, उनकी जो डेंसिटी है, वो किस तरह से समझ में आती है। क्या प्राट कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात कर रहे हैं, कोई भी विद्वान ये कह रहा है कि भाई जो जितना ऊंचा होगा उसका नोवा पार्ट वो उतना ही जमीन के अंदर होगा। एक विद्वान कह रहा है कि नहीं, जो जितना ऊंचा होगा लेकिन जमीन के अंदर या फिर जो मतलब जो क्रस्ट के अंदर जाते हैं तो सभी के जो कंपनसेशन होता है वो बराबर होता है, डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है सभी की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पृथ्वी पर लगातार जो इतने बड़े बड़े भूखंड खड़े हुए हैं वो किस तरह से टिके हुए हैं, वो ऐसा कौन सा बैलेंस है जो काम कर रहा है, और हाल ही के वर्षों में यूपीएससी ने यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि आइसोस्टेटिक का रोल कितना है हमारे लिए और हमारे, ठीक है, जो पर्वत निर्माण है उनके लिए कितना है, और कौन सा विद्वान आज के समय में सटीक बैठता है, और किस विद्वान को किसने सपोर्ट किया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है, ठीक है, जिसमें हैरी हैस जैसे विद्वानों ने, ठीक है, उसकी रचना की है। तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हैरी हैस ने क्यों इस वाली थ्योरी को सपोर्ट किया, ठीक है, इसके पीछे की क्या क्या कारक थे। तो आइसोस्टेटिक बिकम द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट
और इसके अलावा बात शुरू होता है प्लेट टेक्टोनिक रिसेंट व्यूज ऑन माउंटेन बिल्डिंग। देखिए प्लेट टेक्टोनिक बहुत शानदार एक थ्योरी है जो ये बताता है कि पृथ्वी जो है मोनोलिथ नहीं है, पृथ्वी पूरी एक प्लेट नहीं है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। अभी जो प्लेट है वो क्रस्ट है, ठीक है, जो क्रस्ट है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, बहुत प्लेटें बड़ी हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट जो कम्प्लीटली एक ओशनिक प्लेट है जो पृथ्वी का बनवा थर्ड पार्ट कवर कर रही है, ठीक है, और बहुत बहुत सारी प्लेट ऐसी हैं जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी प्लेट्स है, इसके अलावा जो माइनर प्लेट्स है जैसे कि नस्का है, अरेबियन है, कोकोस है, फिजी है, तो ये जो प्लेट्स हैं इनका डिवीजन किस आधार पर किया गया है और ये किस तरह से मूवमेंट में आई है, ठीक है। और अतीत में जो ये कंसेप्शन चल रहे थे वैगनर के और ठीक है टेलर के कि यहाँ भी जो सियाल है सीमा पे तैर रहा है, एक्चुअल में वो गलत थ्योरी गलत हो जाता है। किस तरह से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई सारा का सारा पार्ट ये लिथोस्फेयर का है, स्थल मंडल का है, यही इस पर ओशन है और इसी पर ही बॉयज महा केयर को का उठा हुआ भाग है वो महाद्वीप कहलाएगा, जो नीचे धसा हुआ भाग है महासागर कहलाएगा। महासागर का घनत्व अधिक मिलेगा एज कम्पेयर टू महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप का घनत्व कम मिलेगा एज कम्पेयर टू, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चट्टानों का मिश्रण है, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये बेसिक सी सारी चीजें हमें इसमें समझनी है और देखनी है। एंड ये मेरा फेवरेट थ्योरी है, सीरियसली बताऊं, एक तो बिग बैंग थ्योरी मेरा फेवरेट है और एक है प्लेट टेक्टोनिक, और इसमें एक थ्योरी और है जिसमें कांट और लाप्लास की भी दीज टू फर्स्ट पर्सन इन्होंने सबसे पहले डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई पृथ्वी किस तरह से उसका निर्माण हुआ होगा। और प्लेट टेक्टोनिक एक ऐसी थ्योरी है जो बताता है कि लिथोस्फीयर स्थलमंडल में किस तरह से मूवमेंट रहा होगा, एंडोजेनेटिक क्या होता है, एक्सोजेनेटिक क्या होता है, पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, अगर महाद्वीप से महाद्वीप की प्लेट टकराएगी तो किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होगा, अगर महासागर से महाद्वीप की प्लेट टकराती है तो किस प्रकार का निर्माण होगा, आपने देखा होगा, ठीक है, किस तरह से अगर पैसिफिक प्लेट अगर अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो किस प्रकार के ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है, ठीक है, किस प्रकार के ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो रहा है। हिमालय पर्वत पर ज्वालामुखी क्यों नहीं है जबकि रॉकीज पर ज्वालामुखी मौजूद है। और इन थ्योरी को पढ़ते समय हम ये भी देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स के अंदर यूपीएससी ने किस तरह से घूमकर और घुमाकर सवालों को पूछा है। चलिए, नया नया नेक्स्ट है वॉल्केनिसिटी यानी कि ज्वालामुखीता, ज्वालामुखी हम कह सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, रिंग ऑफ फायर, स्पेसिफिक क्वेश्चन के चारों तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनो, टाइप्स ऑफ वॉल्केनो, कौन सा वॉल्केनो सबसे खतरनाक है, या स्ट्रैम्बोली है, पिलियन है, हवाई है, किस प्रकार का है, एक्सप्लोजन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर, ठीक है, एसिडिक लावा है या बेसाल्टिक लावा है, किस प्रकार का लावा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ठीक है, इन चीजों के आधार पर हमें पूरा का पूरा डिस्कस करना है ज्वालामुखी डिस्ट्रीब्यूशन पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। और साथ में हम ये भी देखेंगे हाल ही के वर्षों में ऐसे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं जिनकी फटने या की जो विस्फोट होने की जो एक गति है वो तीव्र से हुई है, ऐसे कौन कौन सी ज्वालामुखी है जो रैपिडली आ रहे हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है, ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जो हाल ही के वर्षों में फटा है, जिस पर भारत सरकार ने हाल ही में बहुत सारी योजनाएं बनाई है, जिसको प्रोटेक्टेड जोन में डाल दिया गया है। तो प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से पक्षी हैं, कौन कौन से एनिमल है जो पर्टिकुलर लोकेशन पर रहते हैं, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक एंड सुनामी। देखो मोस्ट डिजास्टर, ठीक है, ये मान लेना कि बड़ा खतरनाक है, सडन डिजास्टर में शामिल होता है, ठीक है, अर्थक्वेक। और ये इसका जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो सुनामी है। अगर मान लीजिए समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो किस प्रकार से, ठीक है, वेव जनरेट होती है और वो तट पर आने के बाद कितना ऊंचा रूप धारण कर लेते हैं, जनरली सुनामी होता है। सुनामी को हम डिस्कस करेंगे 2004 का जो जो सुनामी भारत में आई थी, सुमात्रा के पास, जो एक बहुत खतरनाक एक तरह से जो वोल्केनो आई मीन अर्थक्वेक आया था, उससे जो सुनामी जनरेट हुई, जो जिससे कई हजार लोग मारे गए भारतीय उपमहाद्वीप में, उसको हम डिस्कस वहां से करना स्टार्ट करेंगे। साथ में जब हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे तो जनरली इसमें यही पढ़ेंगे कि बॉडी वेव्स, ठीक है, प्रोपोगेट कैसे करती है, सरफेस वेव प्रोपोगेट कैसे करती है, पी वेव और एस वेव कहाँ तक एक साथ चलती है, कहाँ जाने के बाद वो बिछड़ जाती है, ठीक है, कहाँ पर उनकी स्पीड कम होती है, कहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा होती है, रेडोस जोन क्या है, कहाँ पर वो मिलता है, शैलो जोन कहाँ पर मिलता है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज कौन से होते हैं, लो इंटेंसिटी जोन कौन सा होता है, हाई इंटेंसिटी जोन कहाँ पर होता है, ठीक है। जब वो क्रस्ट में चलेगा तो कितना स्पीड से वो आगे बढ़ता है, एक्सटर्नोस्फीयर में जब वो जाता है तो किसकी स्पीड कम होती है, किसकी स्पीड ज्यादा होती है, कैसे प्रोपोगेट करता है, कितने डिग्री का वो पृथ्वी पर एंगल बनाता है, कहाँ पर किसको सबसे पहले महसूस किया जाता है, एपीसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, ठीक है, जो ट्रेवल होता है वो कैसे करता है, प्रोपोगेशन क्या होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अर्थ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ये मजेदार टॉपिक है। दूसरा है कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल लैंडस्केप डेवलपमेंट, भू आकृतिक चक्र और भूमि परिदृश्य की विकास की अवधारणा है। देखिए बहुत सारे जो पृथ्वी पर हैं, ठीक है, जो लैंडस्केप हम देख रहे हैं, भूदृश्य हम देख रहे हैं, ठीक है, भूदृश्य में जनरली सारी चीजें लैंड फॉर्म्स आते हैं जिसके अंदर पठार पर्वत मैदान सारी चीजें मौजूद हमारे सामने होती है, जनरली उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। तो पर्टिकुलर लैंडस्केप का डेवलपमेंट कैसे हुआ है,
ठीक है, उसको हमें समझना है। ठीक है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ठीक है, कि इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका स्वरूप जो चेंज हो रहा है, क्या उसमें विंड, ठीक है, एजेंट का काम है, या फिर ग्लेशियर के थ्रू वो हो रहा है, कास्ट के थ्रू हो रहा है, सी वेव्स के थ्रू हो रहा है, रिवराइन के थ्रू हो रहा है, किस प्रकार के थ्रू ये डेवलपमेंट होता है। तो ये सारे के सारे चैनल्स को इसमें बताया गया है। ठीक है, कि भाई इरोजनल सरफेस क्या होता है, स्लोप का ढलान कैसा होता है। जैसे हाल ही के वर्षों में स्लोप को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई स्लोप को कहाँ पर फॉरेस्टेशन होना चाहिए, स्टीप स्लोप होता है तो उसका रोल क्या होता है, और जनरल स्लोप होता है तो उसका रोल कितना होता है, कितना फॉरेस्टेशन होता है, कहाँ पर रैपिड लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर स्लो, ठीक है, क्रिपिंग पोजीशन का आपको कहाँ दिखाई देगी, कहाँ मिलेगी, यानी कि जितना ज्यादा रैपिड अगर स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है, उसके नुकसान क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। अगर जनरल स्लोप होता है तो उसके एडवांटेजेस क्या है, वहाँ किस तरह से फॉरेस्टेशन हो सकता है, वहाँ कौन सी एग्रीकल्चर होती है, कंटूर फार्मिंग होती है, ठीक है, ये स्टेयर फार्मिंग होती है, ठीक है, किस प्रकार की फार्मिंग वहाँ की जा सकती है। तो ये बेसिक चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। तो स्लोप डेवलपमेंट को लेकर तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से हो, चाहे वो केरला के माध्यम से हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी हैं कि हमारे फिजिकल ज्योग्राफी स्पेसिफिकली जो मॉर्फोलॉजी से संबंधित है। उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि एप्लीकेशन पूछी गई है, तो एप्लीकेशन हम देख लेंगे कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है। देन सेकंड है द क्लाइमेटोलॉजी, जिसे जलवायु विज्ञान हम कहते हैं। और जलवायु विज्ञान का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है, पूरी दुनिया इसलिए परेशान हो रही है कि पूरी पृथ्वी का जो जलवायु है वो बदल रहा है। पृथ्वी की जलवायु के बदलने से आप देखेंगे जो इंसान का खान पान है वो बदल रहा है, इंसान का रहन सहन का तरीका बदल रहा है। ठीक है, जानवरों का जो एक हैबिटेट होता था, निवास स्थल होता था, वो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है, समुद्र का जो एक हैबिटेट है वो भी बदल रहा है। तो ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ से चलेगी, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स की तरफ से आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लाइमेट में सबसे पहले क्या कहा जाता है, कहा गया है आपके यूपीएससी सिलेबस में, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है पृथ्वी पर, तो इस टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को आप दो तरह से पढ़िए, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल आप पढ़ सकते हैं। और प्रेशर बेल्ट, कि पृथ्वी पर कितनी प्रेशर बेल्ट है, चार है, पांच है, छह है, या सात है। इन सारी की सारी प्रेशर बेल्ट आप देखेंगे कौन सी टेम्परेचर, ठीक है, और कौन सी डायनेमिक, ठीक है, तरीके से पैदा होने वाली प्रेशर बेल्ट है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन प्रेशर बेल्ट के बीच में कौन कौन सी विंड्स चलती हैं, क्या वो प्लेनेटरी विंड्स हैं, क्या वो लोकल विंड्स हैं, ठीक है, क्या वो मानसूनल विंड्स हैं, तो उनका रोल क्या है। तो प्रेशर बेल्ट बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हीट बजट, कहना ही क्या है हीट बजट का, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर पृथ्वी पे, ठीक है, 100 यूनिट आ रही है सूरज के माध्यम से, तो कितनी यूनिट रिफ्लेक्ट करके चली जाती है वापस, 65 यूनिट्स अगर पृथ्वी रिसीव कर रही है तो उसमें से वापस कितना रिफ्लेक्ट कर देती है, कौन सा पार्टिकुलर एरिया कितना रिसीव करता है, क्या वो क्लाउड है, क्या वो ओशन है, क्या वो, ठीक है, लैंड सरफेस है, पृथ्वी किस तरह से गर्म हो रही है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जो शॉर्ट वेव है उसके माध्यम से गर्म हो रही है, फिर लॉन्ग वेव के इनडायरेक्टली जो रेडिएशन है उसके माध्यम से गर्म होती है। तो हीट बजट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पर्टिकुलर हीट बजट जो है हाल ही में पृथ्वी का गड़बड़ा गया है। और जब किसी का बजट गड़बड़ाता है ना, तो समझ लीजिए फिर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का ही बजट गड़बड़ा जाए तो फिर क्या करोगे आप। हाँ भाई, अमन, नितिन, आवाज आ रही है सभी को मेरी। यस सर। अरे और बच्चे कहाँ चले गए, ऐड क्यों नहीं हो रहे अभी तक, और बच्चे, अभी तो चार बच्चे ऐड हुए हैं बस। सभी को तो बोल तो दिया था, सब बोलते हैं फिर सुबह पता नहीं सोए रह जाते हैं क्या। इन नालायकों को समझाना पड़ेगा, बेटा यूपीएससी की तैयारी है, ठीक है, इसके लिए चीजें कुर्बान करनी पड़ती हैं। और ठीक है, यानी कि नींद को सबसे पहले कुर्बान करना पड़ता है। जिनके लिए नहीं, नींद सब पूरी होती है ना, वो बहुत कुछ मिस कर देते हैं फिर। बट 100% श्योर हो कि सब सोए हुए रहते हैं। हाँ, और इसी टाइम क्लास रखेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जल्दी उठोगे तभी कुछ होगा। जल्दी उठने के बाद ना आप अच्छे से दिन का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ये चीज तो आप मान लेना अच्छी तरह से, ठीक है। तो इनसे तो मैं मिलूंगा पर्सनली आके। ये सारे के सारे जो बच्चे एडेड हैं ग्रुप में वो आसपास ही रहते हैं। यस सर, कुछ आसपास में ही रहते हैं। ठीक है, तो फिर एक रखेंगे, मेटअप रखेंगे, ठीक, गेट टुगेदर वाला, फ्राइडे या सैटरडे में। मैं उधर विजिट करूंगा तो सबको बुलाऊंगा एक बार, ठीक है, एक बार फेस टू फेस मुलाकात हो जाएगी सबसे, उसके बाद हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए। तो हीट बजट की बात हम कर रहे थे, तो पृथ्वी का देखो हीट बजट तो बिगड़ गया है, और इस बिगड़ने के कारण क्या है, कोई बता सकता है। हाँ भाई, नितिन, अंशुल, अमन, किरण, क्या कभी तुम लोगों का बजट बिगड़ा है, तुम लोगों का कभी कोई बजट बिगड़ा है, उसको कैसे फिर सही किया तुम लोगों ने। कर्ज लेकर। कर्ज लेकर।
इस बहुत या बढ़िया। खर्चे कम करके। हाँ, कैसे, क्या अमन ने क्या कहा? तो सेविंग्स करके। एक तो अमन की आवाज बिल्कुल एकदम फेल हो जाती है भाई, उसकी आवाज ही सही नहीं है। सेविंग्स सेविंग्स सर, सेविंग्स। अच्छा, सेविंग्स करके आपने अपने बजट को इम्प्रूव किया है। अच्छा, तो पृथ्वी के बजट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं भाई, कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? किसी का भी कुछ ऐसा ही है, अपन पेड़ लगा के सेविंग करके कुछ। सारी कहानी ह्यूमन एक्टिविटीज पे आ जाती है ना? हु इज द मैन रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन। सर ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। एग्जैक्टली तो अब इसमें क्या है, टू कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो भाई अब सिंपल सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटीज को आप कंट्रोल यस सर। कीजिए। सर कौन सी वाली एक्टिविटीज कंट्रोल करें? जो पोल्यूशन, जो एनवायरमेंट को हार्म करती है, जो नुकसान पहुंचाती है, ठीक है हाँ। सर, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा सर? ठीक है, इट विल बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड अदर एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है। अब समझ में आता है कि इनका डिसीजन कौन होगा। अब ये बेसिक चीज ये है कि यस वी हैव टू कंट्रोल द ह्यूमन एक्टिविटीज, गुड। ठीक है, अब उसके अंदर ही बहस चल जाती है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए दुनिया क्या कर रही है? सबमिट कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। और 1972 से चला आ रहा है इसी में, जब लिमिट टू ग्रोथ आया था, तो उसके बाद से जब पहला, ठीक है, सम्मेलन हुआ, दुनिया तब से लगी पड़ी है कि भाई CO2 को कम करो, ओजोन को कम करो। ठीक है। और सबमिट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, दुनिया भर की चीजें जब से चली आ रही हैं। बट एनीवे, इस हीट बजट को तो हम देख लेंगे। दूसरा है एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन, जो भी हमने बता दिया था कि एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन इज डायरेक्टली लिंक टू दी एटमोस्फेयर प्रेशर बेल्ट। कि पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं जो हैं, चाहे वो प्लेनेटरी विंड्स हो, चाहे वो लोकल विंड्स हो। ठीक है, इन लोकल विंड्स के अंदर भी गर्म हवाएं हैं, कुछ ठंडी हवाएं हैं। इसके अलावा जो मॉनसूनल विंड्स हैं उनके बारे में भी, यानी कि रीजनल विंड्स, लोकल विंड्स और प्लानिटरी विंड्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा मैप पर मैप बेस्ड है, पूरा का पूरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। तीसरा है एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, वायु में स्थिरता और अस्थिरता। देखिए वायुमंडल में स्थिरता कैसे आएगी, कौन कौन से फैक्टर्स में काम करेंगे, लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, कैसे कैसे, ठीक है, इसके अंदर चीजें क्रिएट होंगी। बड़ी सीधी सी बात है, कैसे स्टेबल किया जा सकता है इन स्टेबिलिटी के साथ साथ। प्लानिटरी विंड, लोकल विंड, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। एयर मासेस एंड फ्रंट, आप देखेंगे कि जो एयर मासेस हैं, जो फ्रंट्स हैं, ठीक है, उनका निर्माण कहाँ पर होता है? ठीक है, जो वायु राशियां हैं उनका निर्माण उष्ण कटिबंधीय भागों में होता है, या शीतोष्ण कटिबंधीय कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में होता है, या फिर ध्रुवीय भागों में होता है। इनका रोल क्या है? जब वायु राशियां जो मिलती हैं, ठीक है, किस प्रकार की, ठीक है, ये चीजें क्रिएट करती हैं और किस प्रकार के मानसून का निर्माण करती हैं? क्या ये ट्रॉपिकल मानसून है या टेम्परेट साइक्लोन, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन है या टेम्परेट साइक्लोन है या एंटी ट्रॉपिकल साइक्लोन है? ये किस प्रकार के साइक्लोन का निर्माण यहाँ करती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फ्रंट, इससे जुड़ा है फ्रंट। गर्म वायु राशि आती हैं, ठंडी वायु राशि आती हैं, इनकी मिलन से कौन से प्रकार के फ्रंट का निर्माण होगा? ठीक है। ठीक है, एक्यूलेट फ्रंट का निर्माण होगा, वार्म फ्रंट का निर्माण होगा, कोल्ड फ्रंट का निर्माण होगा, स्टेशनरी फ्रंट का निर्माण होगा। इस प्रकार के फ्रंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अपना में बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जो टेम्परेट भाग है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, इसको हम सीधे सीधे मैप्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे याद करें। और हाल ही के वर्षों में एयर मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी नहीं, हाल ही के वर्षों में, यानी कि पिछले 21, 22 और 23 को उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने बता दिया है, इससे जुड़ा हुआ है टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हाल ही के वर्षों में, ये मान लो कि ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि जो आना ही आना है 100%। क्योंकि भारत का जो बंगाल की खाड़ी है, जो अरब सागर है, यहाँ किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, इसके पीछे के कारण क्या है? कैसे साउथ चाइना सी को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आते हैं, और कैसे वो तीव्र हो जाते हैं, कैसे सेवियर साइक्लोन आता है, कैसे नॉर्मल साइक्लोन जो होता है, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। और पिछले 10 सालों में जो मेजर सेवियर साइक्लोन है, जो खतरनाक चक्रवात है, आखिरकार वो क्यों आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, क्या इसके पीछे जो प्लेनेटरी विंड्स हैं वो काम कर रही हैं, या इसके पीछे कोई दूसरे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, CO2 का रोल है, सीरिया ओजोन का रोल है, किस प्रकार का रोल है, या अल्निनो काम कर रहा है, या इंडोनेशियन डायपोल काम कर रहा है, या ट्रेड विंड काम कर रहा है? इन सारी की सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड दूसरा है इसके अंदर टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, वर्षा के प्रकार और वितरण। देखिए दुनिया भर में बारिश होती है, लेकिन ठीक है, एक जो बारिश है खासकर मानसून वाली, वो स्पेशल है। ठीक है, वो केवल भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पूरी दुनिया में जो बारिश होती है वो किस प्रकार की बारिश है? ठीक है, इसको जनरली हम 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। या तो कन्वेंशनल रेनफॉल होगा, ठीक है, ठीक है, या फिर होगा वो साइक्लोनिक रेनफॉल, या फिर होगा वो ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा होगी, या संवहनीय वर्षा होगी, या चक्रवातीय वर्षा होगी। इसके अलावा कोपेन और त्रिवार्ता के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में जो जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार की बारिश कहाँ होती है।
ठीक है, ब्रिटेन के अंदर किस प्रकार की बारिश होती है, अमेरिका में किस प्रकार की बारिश होती है, भारतीय उपमहाद्वीप में किस प्रकार की बारिश होती है, इक्वेटर के आसपास किस प्रकार की बारिश होती है, और जो पहाड़ों से टकरा जाती है, अधिकतर ऐसे दुनिया में कौन कौन सी स्थान है जहाँ पर पहाड़ों से टकराने के बाद बारिशें होती हैं, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की बारिश होती है, और ये बाइफरकेट जब होती है तो कौन सा रोल प्ले करती है। साउथ वेस्ट मानसून तो हर साल क्वेश्चन में आ ही रहा है, ठीक है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो मैंने बताया था कोपन और ट्रुवार्था और थॉर्नवेट, इनके सिद्धांत को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने फिर भारत को कितने जलवायु भागों में बांटा है और किस प्रकार की जलवायु किस प्रकार के इंडिकेटर्स को शो कर रही है। दूसरा है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी वो चीजें आती हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, ये बेसिक जो मोटे मोटे इश्यूज हैं, ठीक है, और सारे के सारे इश्यूज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बन जाता है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तीसरा है ओशनोग्राफी। अब कहने क्या है, ओशनोग्राफी को समझने के लिए आप 3 से 4 चीजें ही पढ़ेंगे, इसके अंदर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, पहला है कि जो टोपोग्राफी है समुद्र की, ठीक है, जिसमें सेल्फ होता है, स्लोप होता है, ठीक है, रेंचेस होती हैं, रिजिस होती हैं, फिर प्लेन एरिया होता है, ये बेसिक चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनको टोपोग्राफी को डिवाइड किया गया है, किस टोपोग्राफी का रोल कितना है, सेल्फ का रोल है वो कितने डिग्री पर टिल्टेड है, और यहाँ कौन कौन से रिसोर्सेस मिलते हैं, स्लोप में कैनियन कहाँ पाए जाते हैं, प्लेन एरिया किस वाले समुद्र में सबसे ज्यादा है, ठीक है, किस समुद्र में सबसे कम है, किस समुद्र के अंदर, ठीक है, स्लोप सबसे ज्यादा है, रिजिड सबसे ज्यादा है, ये बेसिक चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। और इनको हम कंपेयर करेंगे इंडियन ओशन, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड, ठीक है, जो आर्कटिक ओशन है, इन चारों ओशन के माध्यम में, और जो पांचवा जो ओशन डिक्लेयर किया जाने वाला है सदर्न ओशन, उसके पांचों ओशन के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इनका टोपोग्राफी किस तरह से है, किसमें कितना सेल्फ है, किसमें कितना स्लोप एरिया है, किसके अंदर प्लेन एरिया है, किसमें कितना प्रतिशत रिज एरिया है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में इससे जुड़े हुए टेम्परेचर एंड सैलिनिटी यानी कि तापमान और लवणता को भी डिस्कस करेंगे। तापमान भी 2 तरह से डिस्कस होगा, एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा। सैलिनिटी भी ऐसी डिस्कस होगी, एक हॉरिजेंटल होगी, एक वर्टिकल होगी। तो इसमें हम देखेंगे एक पर्टिकुलर कौन सा एरिया, ठीक है, कितना ज्यादा मूव ऑन कर रहा है। पृथ्वी का जो औसतन टेम्परेचर है, ठीक है, जिसे हम जनरली 17.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप आज कंसीडर करते हैं, जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 26 27 डिग्री सेल्सियस है। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, समुद्र का तापमान तेजी से क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या है, ठीक है, ये बेसिक चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। अगर समुद्र का ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बायोलॉजिकल जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की वो किस तरह से इंक्रीज होगी, कौन से वाले जो जीव है जिन पे सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, ये है। तो इसके साथ ही यही है कि ओशन का डिपोजिट क्या है, ठीक है, ओशन में किस प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं। भारत सरकार को जो यूएन क्लोज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, ने कौन कौन से संसाधनों का यूज करने का हमें अधिकार दिया है। इसके अलावा जो वेव्स होती हैं, ये वेव्स तो पूरी की पूरी वेव्स जो है मैप्स के थ्रू जाने वाली है आपके पास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के माध्यम से। ठीक है, वेव्स क्या है, करंट क्या है, और स्ट्रीम्स क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, और इसके साथ साथ जो टाइड्स हैं, ठीक है, जिसे हम ज्वार कहते हैं कि समुद्र के पानी का आगे बढ़ना, समुद्र के पानी के नीचे पीछे की तरफ हटना, ये क्या है। ठीक है, इसमें हम सीजीकी पढ़ेंगे, ठीक है, सीजीकी को देखेंगे अपो, ठीक है, और ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैरिन रिसोर्सेज, यस देयर आर नंबर ऑफ मैरिन रिसोर्सेज, जिसके हम बारे में बात करेंगे। और हाल ही के वर्षों में समुद्र का तापमान बढ़ने से जो कोरल ब्लीचिंग हुई है, ठीक है, एक तरह से जो वहाँ की जो कोरल की जो चट्टाने हैं वो खत्म होती चली जा रही हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ऑस्ट्रेलिया किस वाले पार्ट पर है, और इनकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं, कौन सा कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना सैलिनिटी चाहिए, कितनी जरूरी चीजें हैं, कितना ह्यूमन इंटरफेयर वहां पर जरूरी है, ये है। और हाल ही के वर्षों में जो पूरी दुनिया की फील कर रही है वो है सी सरफेस। ठीक है, ये सी लेवल चेंजेस के हाल ही के वर्षों में समुद्र का जलस्तर बढ़ा है, और समुद्र के जलस्तर बढ़ने से दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके तटीय शहरों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, और वहां पर कौन कौन सी ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज को अपनाया गया है, और ऐसे दुनिया में ऐसे कौन कौन से देश है जिन्होंने अपनी कैपिटल्स को चेंज करने का प्रावधान शुरू कर भी दिया है। और हाल ही के वर्षों में हम देखेंगे कि उन्होंने अपना कैपिटल तट से हटाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके यहाँ सी लेवल बढ़ने की वजह से जिनकी इनको इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है, जिनके यहाँ एग्रीकल्चर पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जो हाल ही के वर्षों में ऐसे भी आइलैंड है जो पानी के अंदर समा गए हैं। तो इसको हम देखेंगे उसके अंदर। और इसके साथ ही हम देखेंगे मैरीन पॉल्यूशन, जो कि मैक्सिमम ट्रेड जो होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है। और हाल ही के वर्षों में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, जो क्रूड ऑयल है उसके टैंकर फटे हैं, उसके टैंकर टकराए हैं, जिसकी वजह से बड़ी ही तादाद में एक तरह से ऑयल वहां पर गिरा है, जिससे वहां पर बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है, जीव जंतुओं का नुकसान हुआ है, ठीक है, मैरिन पॉल्यूशन हुआ है एक तरह से। और साथ में जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन वेस्ट जिस तरह से समुद्र की तरफ जा रहा है, जिस तरह से कंटेमिनेशन बढ़ रहा है, तो ये भी हमें देखने में आता है कि मैरिन पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको कैसे रोका जाएगा,
टूरिज्म के माध्यम से जब यूज आप करते हैं तो कैसे डिस्चार्ज को समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो वहाँ किस तरह से कंटेमिनेशन वहाँ बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बेसिक सी चीजें हैं जो हमें इसमें समझनी है। ठीक है। उसके बाद आता है बायो ज्योग्राफी, भूजैव भूगोल। भूजैव भूगोल में केवल हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, मिट्टी और फॉरेस्ट, यानी कि सोयल प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे जो हर बार एक क्वेश्चन बन रहा है, और साथ में वेजिटेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जब सोयल का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे और सोयल की प्रोफाइल को हम चेक करेंगे, उसका अपर्दन, अपक्षरण, ठीक है, और संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा वन कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, उनकी कटाई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका सामाजिक यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। ठीक है। इसके साथ जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है, इन चीजों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि बायोज्योग्राफी में केवल दो ही चीजें डिस्कस की जाएंगी, सोयल एंड वेजिटेशन। सोयल का कंजर्वेशन किया कैसे किया जाएगा, सोयल का प्रोफाइल क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी सोयल मिलती है, ठीक है, और साथ में वेजिटेशन की, वर्ल्ड में वेजिटेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस प्रकार का वेजिटेशन वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है। नंबर 5 है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, पर्यावरण भूगोल, यानी कि इसके अंदर बेसिक चीजें हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे कहीं ना कहीं पर्यावरण भूगोल से ही जुड़कर आपके सामने दिए जा रहे हैं। सिद्धांत है, इकोसिस्टम है, ठीक है, और ह्यूमन इकोलॉजी है। ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी एनवायरमेंट पर बात की गई है, और इसके अलावा देखो वैश्विक और क्षेत्रीय पारिस्थितिक परिवर्तन और असंतुलन की बात की गई है, यानी कि किस तरह से इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, किस तरह से इकोलॉजी क्या है, मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है, मानव और पर्यावरण का प्रभाव क्या है, मानव की क्रियाओं का पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, कैसे जो पारिस्थितिकी है वो किस तरह से बदल रही है। ठीक है। अब इस इकोसिस्टम को कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंजर्वेशन की तरफ लिया जाएगा, कौन कौन से संगठन है जो इसकी तरफ आगे बढ़कर आ रहे हैं, ठीक है, कैसे हाल ही में डिग्रेड हुआ है, ये बेसिक सी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज बनी है, उन पॉलिसीज को लेकर कौन कौन सी चीजें हमारे सामने निकल कर आई हैं, और साथ में कौन कौन सी पर्यावरण की नीतियां हैं जो पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। ठीक है। भारत में 1986 का जो रोल है वो क्या है, उसको कैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और जो भारत में जो कानून है, इससे जुड़े जुड़े जो हाल ही में कानून है वो क्या कह रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बेसिकली चीजें आप इसमें ये मान लीजिए कि का जो सिलेबस है, जब एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हम उसको पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो CO2 को कम करने की बात कर रहे हैं, जो ओजोन डिप्लेशन को रोकने की बात कर रहे हैं, जो अर्थ समिट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल सोलर लाइंस की बात कर रहे हैं, जी COP26 की जो मीटिंग करते हैं, ठीक है, वो, और भारत में जो कानून है, वाइल्ड लाइफ को लेकर कानून है, फॉरेस्ट्री वाले जो कानून है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो एक्ट बने हैं, दुनिया भर के जो एक्ट है उनका रोल क्या है, वो कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम वो नहीं कर रहे हैं, कौन कौन से लैप्सेस हैं, कौन कौन से लैप्सेस नहीं है, उनका आगे आने वाले टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बेसिक चीजें हम देखेंगे इसमें आने वाले समय में कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है। तो ये सारा का सारा चीजें हैं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी को हम डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ शुरू होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब भी हम अगर भूगोल को डिस्कस करते हैं तो उसमें मानव का कितना बड़ा रोल है, हमेशा मानव की एक्टिविटीज को, मानव से जुड़े हुए सारी की सारी चीजों को सेंटर में रखा जाता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी यही है कि भाई किस तरह से इसको समझा जाए कि मानव का भूगोल में कितना बड़ा रोल है। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने ये बता दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड फॉर्म्स का, ये पर्वत है, ये पठार है, ये मैदान है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आपने क्लाइमेट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, आपने कंपोजिशन बता दिया, ठीक है, क्लाइमेट का जितनी ट्रोपोस्फेयर है, फिर ऐसा फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, यहाँ कौन कौन से एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंटल या फिर हम कह सकते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन पाए जाते हैं, हाइट बढ़ने पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, विंड क्या है, प्लेनेटरी विंड क्या है, रीजनल विंड क्या है, मानसून क्या है, ये सब आपने बता दिया। उसके साथ साथ आपने हीट बजट को भी समझा दिया। लेकिन इसमें ये हम चीजें डिस्कस करना भूल गए कि मानव का रोल कितना है, और ये मानव का जो रोल है ये सीधी सीधी बात ह्यूमन ज्योग्राफी के माध्यम से हमें पता चलती है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी जो कि एक नई ब्रांच है, बहुत नई ब्रांच है, जिसकी शुरुआत, ठीक है, जो फ्रेडरिक रेटजल हैं उनके माध्यम से की गई थी। उन्होंने जो सेंटर में रखा था, जिन्होंने ये कहा कि मानव की सारी क्रियाओं को, ठीक है, पर्यावरण नियंत्रण करती है, उसको लेकर क्या आधार बनाया जाए, कैसे इसको संभाला जाए, ये चीज इसमें देखेंगे। तो इसमें बेसिक चीजें बताई गई हैं। पहला जो यूनिट आपका दिया गया है वो है मानव भूगोल में परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके अंदर सिर्फ सीधी सी बात की है क्षेत्र विभेदन, क्षेत्रीय संश्लेषण, द्वैतवाद और द्वैतवाद। ठीक है, ये बेसिक सी बात की गई है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो, ठीक है, जो रीजनल सिंथेसिस है, जो एक दूसरे से जो क्षेत्र अंतर रखते हैं, ठीक है, उनको कैसे समझा जाएगा। और द्वैतवाद जो उनकी स्टार्टिंग में है कि जब फिजिकल ज्योग्राफी को दो चीजों में बांटा गया है, ठीक है, कि फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, उनका रोल क्या है, ह्यूमन का रोल क्या है, इन बेसिक से सारी चीजों को इसमें अंदर डिवाइड किया गया है। और साथ में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जब शुरुआत के जो ऑथर रहे हैं, चाहे वो फ्रेडरिक रेटजल हो, चाहे वो ब्लास हो, ठीक है,
कैसे, या फिर ग्रिफिथ टेलर हो, कैसे इन्होंने मानव की क्रियाओं को डिवाइड किया गया है, कौन क्या कह रहा है। जैसे फ्रेडरिक एडजन का ये कहना है कि मानव की सारी क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, ठीक है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जबकि बिलास कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह संभावना है भाई। लेकिन ग्रिफिथ टेलर ये कह रहा है कि नहीं भी, रुको और जाओ वाला कंसेप्ट है, पहले देखो, विचार करो, योजना बनाओ, ठीक है, कितना आपको यूज करना है, कितना आपको यूज नहीं करना है, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये जो मेजर कंसेप्ट हैं, यूपीएससी इनका जिक्र करती है, और यूपीएससी आपका जिक्र करती है एनवायरमेंटलिज्म, पर्यावरणवाद, और आज के समय में हमें कैसे अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होगा, इस चीज को हमें समझना होगा। यानी कि ज्यादा पुरानी ब्रांच नहीं है, और हाल ही के वर्षों में देखें तो 200 साल पुराना इसका इतिहास है। तो इस 200 साल के पुराने इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1930 के बाद का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो तेजी से डेवलप हुआ है, वहां ही वहीं से हमें से डिस्कस करना है, वहीं से इसको आगे बढ़ना है। 1930 के बाद क्या है कि बहुत सारे मॉडल्स इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, मात्रात्मक क्रांति है, रेडिकल चेंजेस है, व्यवहारवाद है, ह्यूमन इकोलॉजी है, कल्याण परक भूगोल है। ये बेसिक सी चीजें आती है जो अपनी अपनी तरह से बात करती हैं, ठीक है। जनरली ज्योग्राफी को दो तरह से पढ़ा जाता है, एक तो डिस्क्रिप्टिव मोड में, कि भाई आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने पिछले काफी देर से मैं एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई आंकड़ों का यूज नहीं करा है। लेकिन जब पृथ्वी के कुछ फंडामेंटल या कुछ रूल्स को आंकड़ों के माध्यम से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी पर ये चीजें इतने परसेंट हो रही है, तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, ये मात्रात्मक क्रांति का पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी चीजें आपकी यूपीएससी ऑप्शनल सिलेबस को इस पर बयान करती हैं कि नहीं, आपको ज्योग्राफी की जो आत्मा है वो आत्मा है डिस्क्रिप्टिव, विवरण करना, ठीक है। आप उस बिहेवियर को, उस विवरणात्मक को कोई आंकड़ों के हिसाब से किसी के एक्सप्रेशन को नहीं बदल सकते। वही चीज यहाँ से निकल के आती है, वही यूपीएससी पूछ रहा है कि भाई रेडिकल क्या है, बिहेवियरल क्या है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या है, कल्याण परक भूगोल क्या है, मानवता परक भूगोल क्या है, बेसिक यही चीजें पूछने की वो कोशिश कर रहा है। तो इन पर हमें समझना है कि मानवता परक भूगोल क्या है, जिसमें मानव को सर्वोच्च रखा गया है, ठीक है। व्यवहारवादी भूगोल क्या है, किसी के व्यवहार के माध्यम से वहां की क्लाइमेट को पता लगा लेना, आंकड़ों के माध्यम का यूज ना करना। और तीव्र परिवर्तन, उग्र परिवर्तन, ठीक है, उसके माध्यम से कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि नहीं भाई पृथ्वी का कुछ इस तरह से चेंजेस हुआ होगा, ठीक है, इसमें रोल कितना है ह्यूमन का, तो ये बताने की कोशिश की गई है। इसके अलावा देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, धर्म का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ह्यूमन जहाँ रहता है, मानव जहाँ रहता है, वहां पर अपनी भाषा को बचाने की कोशिश करता है, अपने धर्म को बचाने की कोशिश करता है, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश करता है। तो जो रियलिम्स बने हुए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, जो पर्टिकुलर जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर जो अपनी संस्कृति और धर्म और जो भाषा का चयन होता है, वो चीज है। अब इस पूरी दुनिया का डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप, एज पर रिसोर्सेज, जिसको जैसे रिसोर्सेज मिलते हैं उसका वैसे ही खान पान हो जाता है, वैसा उसका रहन सहन हो जाता है, ठीक है। समुद्र के नजदीक रहने वाले लोग अधिकतर क्या खाते हैं, मछली, ठीक है, और वहां पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण वो चावल की खेती भी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हर किसी का की संस्कृति पर, हर किसी के धर्म पर, जलवायु को कितना रोल है, तो मानव का इसमें रोल कितना है, ठीक है, वही चीज में समझने की हम कोशिश करेंगे। और इंसान का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको कैसे मेजर किया जाएगा, इस चीज के अंदर दिया गया है। अब इसमें एक चीज आ जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। इस आर्थिक भूगोल के अंदर हम कृषि भूगोल को भी डिस्कस कर लेते हैं, और उद्योगिक भूगोल को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जुड़ी हुई जितने भी उद्योग हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और जो सेकेंडरी उद्योग है उनको भी डिस्कस कर लेंगे, और टर्सरी जो उद्योग है उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा, ठीक है, इसमें और जो अदर चीजें बचती हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का रोल क्या है कि विश्व आर्थिक विकास, माप और समस्याएं। अब इसमें बेसिक सी चीज है कि पूरे विश्व में कितने प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, हो सकता है प्राइमरी हो रही हैं। अगर प्राइमरी एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो कौन कौन सी है, जैसे मान लीजिए खेती बाड़ी करना, माइनिंग करना, खदान वगैरह जो होती हैं, और उससे जुड़े जो सेक्टर्स होते हैं जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, जो भी चीजें होते हैं उनको हम अलाइड सेक्टर कह देते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, कहाँ पर एक फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फार्मिंग होती है, कहाँ पर इंडिविजुअल फार्मिंग होती है, कहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशनल टाइप की फार्मिंग होती है, कहाँ पर एक बिजनेस मॉडल के आधार पर इसको प्रस्तुत किया गया है, कौन सी ऐसी है जो इंटेंस फार्मिंग हो रही है, कौन सी ऐसी है जो दूसरे प्रकार की फार्मिंग हो रही है, सब्सिडेंस फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें ये हैं। और दूसरा, इनका आर्थिक विकास किस तरह से हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ, और उनकी समस्याएं, मेजर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी चीजें फेस कर रही हैं। अब इसमें एक चीज और है, ठीक है, इसमें एक बात की गई है कि वर्ल्ड रिसोर्सेस एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी क्राइसिस, द लिमिट टू ग्रोथ, ठीक है। पूरी दुनिया में जो संसाधनों का वितरण है, पूरी दुनिया में जो संसाधनों का वितरण है, ठीक है, उसको हमें समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है पूरी दुनिया में उसको समझना पड़ेगा। उसके साथ में लिमिट टू ग्रोथ, यानी कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसको तुरंत कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज जो संसाधन लिमिटेड हैं, सीमित मात्रा में, उनके खत्म होने की संभावना
पड़ जाएगी, जिससे आने वाले समय में तबाही तबाही वाले मंजर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले पूरी दुनिया के जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, उसको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि राइन वैली कहाँ पर है, वहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, रोन वैली कहाँ पर है, किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, ब्रिटेन का लंकाशायर मैनचेस्टर में किस प्रकार के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, पेरिस का जो सीन रिवर है वहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जो ग्रेट सुपीरियर ग्रेट झीलें हैं जिसमें सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इंटीरियर ऑन्टोरियो है, इरी है, ये जो झीलें हैं या किस प्रकार के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, डुलुथ क्या कहता है, ठीक है, शिकागो क्या कहता है, ठीक है, ये बेसिक चीजें हमें देखने को मिलेंगे। और जो इंग्लैंड है, न्यू इंग्लैंड है, वहाँ कौन कौन से राज्य मौजूद हैं, वहां पर कौन कौन से प्रकार के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जो मिसूरी एंड मिसिसिपी है वहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। ब्राजील में जाएंगे तो ब्राजील किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, ब्राजील में किस प्रकार के संसाधन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। सोना चांदी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इसके अलावा हम घूमेंगे साउथ अफ्रीका में। कॉपर के लिए भी हम, कोयल के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और फिर साउथ अफ्रीका घूमेंगे। और भी बहुत सारे रिसोर्सेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि चाइना में कौन कौन से रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, शेल गैस रशिया में सबसे ज्यादा क्यों है, साइबेरियन प्लेट व्यू क्या है, साइबेरियन में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर इंडियन कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, हालांकि इंडियन कंटेक्स्ट में इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे तो जो वर्ल्ड का रिसोर्सेज सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में जो एनर्जी क्राइसिस है, जैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जो बनाई जा रही है किससे बनाई जा रही है, न्यूक्लियर से बनाई जा रही है या कोल से बनाई जा रही है, डीजल पेट्रोल से बनाई जा रही है, और कौन से संसाधन है, क्या वो नॉन रिन्यूएबल संसाधन है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, नवीकरणीय संसाधन है जिसमें सोलर भी आता है, ठीक है, जिसके अंदर बायो आता है, टाइडल फोर्सेस आता है। ये बेसिक जो चीजें हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके हमने देखने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी के क्राइसिस को कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी लिमिटेड ग्रोथ तो आप जानते ही हैं, मैंने अभी बताया है। इसके अलावा वर्ल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, विश्व कृषि कृषि क्षेत्रों की टाइपोलॉजी। देखो बेड़ी सीधी सी बात है, इसको समझने के लिए ना सारे के सारे महाद्वीपों के पास बहुत बड़े कृषि के मैदान है, जैसे प्रेरीज है, ठीक है, दक्षिण उत्तरी अमेरिका में। और दक्षिणी अमेरिका में आप देखेंगे वहां पर आपको, ठीक है, एक तरह से पंपास भी मिलेगा, फेजेंडा आपको मिलेगा, कंपोज आपको मिलेगा, लानोज आपको मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक से जो मैदान है इनको यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में आप जाओगे तो वेल्स आपको मिलेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे डाउन्स मिलेगा, यूरेशिया में जाएंगे तो स्टेपी मिलेगा। तो ये जो बड़े बड़े घास के मैदान है, किस प्रकार की खेती बाड़ी की जा रही है। और ये जो कृषि के मैदान है इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे, या तो वो टेम्परेट होंगे या वो उष्णकटिबंधीय भागों के होंगे। अगर टेम्परेट होंगे तो किस प्रकार की फसलों का वहां पर चयन किया जा रहा है और किस प्रकार की खेती हो रही है, इंटेंस फार्मिंग है या सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, निर्वाहन कृषि हो रही है, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर वहां पर किया जाता है, या इंपोर्ट ओरिएंटेड है, ठीक है। ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है, अमेरिका का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे जिसे ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है। स्टेपीज का जो वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है वो किन देशों के बीच में मौजूद है, वो कुछ किस प्रकार की जो फसलें हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कृषि जो क्षेत्र है ये किस मिट्टी से अधिकतर बने हुए हैं और किस प्रकार की मिट्टी यहाँ मिलती है, एग्रीगेशन की फैसिलिटी कितनी है, और पूरी दुनिया को लेकर जो इनका नजरिया है वो किस तरह से बयान करता है, इन चीजों पे हम बात करेंगे। और दूसरा है फूड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फूड सिक्योरिटी। ये तो हर किसी का बड़ा इशू है कि जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, क्या प्रॉपरली सबको फूड डिस्ट्रीब्यूटेड है। कोई दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास सरप्लस फूड है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है। खासकर यूरोप के देश है, साउथ अमेरिका देश है, और एशिया के बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर फूड का एक खाने का संघर्ष चल रहा है, जिनके पास प्रॉपरली इतना फूड नहीं है कि वो उसको सस्टेन कर सके। तो ये बेसिक सी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा फेमाइन है, ठीक है, जो भी दुनिया भर के ड्रोट आता है, फ्लड आता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और दुनिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न है जो विश्व का व्यापार का प्रतिरूप है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व का जो व्यापार होता है वो किस तरह से हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। चलिए, और इसमें ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विश्व के जो विकसित राष्ट्र हैं उनके बीच में व्यापार किस तरह से हो रहा है, कौन कौन से संगठन है। अगर विकासशील और विकसित देशों का, ठीक है, एक तरह से हम कहें कि व्यापार हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी वस्तुएं जा रही हैं और किस प्रकार के संगठन वो बनाए गए हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। अगला है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो बड़ी सीधी सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंसान जहाँ रहेगा सबसे पहले वो घरों का निर्माण करेगा। ये घर दो तरह से होंगे, या तो गाँव में रहेगा या वो शहरों में रहेगा, ठीक है। ये है सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें आप अर्बन मॉर्फोलॉजी भी डिस्कस कर सकते हैं और रूरल सेटलमेंट भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा है पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जनसंख्या। अब विश्व की जनसंख्या पिछले साल 800 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है कि कहा जाता है कि 55% के आसपास दुनिया का जो आबादी है वो शहरों में निवास करता है,
बाकी रेस्ट ऑफ दी जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे किया जाएगा, समझा जाएगा। ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, ऐसे कौन कौन से देश है जहाँ पर रूरल कंसेंट्रिक जोन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सी बात ये हमें समझ में आती है, यानी कि पूरी दुनिया का जो ठीक है जनसंख्या का वितरण है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी पृथ्वी पर मानव का विकास कब हुआ, सेनोजिक टाइम जब स्टार्ट हुआ तो कब से मानव समझ में निकल कर आया, और कितने हजार साल पहले मानव ने स्थायी निवास बनाने शुरू किए, और कितने हजार साल पहले मानव ये डिसाइड किया कि वो अपनी एक्टिविटीज को भी आगे बढ़ाएगा परमानेंट सेटल के माध्यम से। ये बेसिक चीजें हम देखेंगे उसमें। और इसके अलावा कोजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। देखिए, जब से इंसान ने होश संभाला है या फिर उसने स्थायी निवास किया हो, तब से वो माइग्रेशन कर रहा है, प्रवास कर रहा है। इस प्रवास के कई सारे कारण हो सकते हैं, और वो कारण पुल और पुश फैक्टर में डिवाइड किए गए हैं। इसी प्रवास को बहुत सारे विद्वानों ने डिवाइड किया है, चाहे वो जेलेंस्की हो, रेवनस्टीन हो, ली हो। इनके सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कंसेप्ट ओवर अंडर एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। देखो, बड़ी सीधी सी बात है, किसी देश के पास जनसंख्या कम है लेकिन संसाधन ज्यादा है, और किसी देश के पास जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन कम है। अब आपको संसाधनों का यूटिलाइजेशन करना है कि कैसे एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपके पास आए। अब ऐसे कौन दुनिया के ऐसे कौन कौन से देश है जिनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन संसाधन कम है, ऐसे दुनिया के कौन कौन से देश हैं जिनके पास जनसंख्या कम है लेकिन संसाधन ज्यादा है। ये बेसिक चीज हमें समझनी पड़ेगी, और इसे मैप के माध्यम से हम समझेंगे, और हाल ही की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके माध्यम से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पॉपुलेशन थ्योरीज हैं। देखो, पॉपुलेशन थ्योरीज बहुत ज्यादा है, चाहे वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली थ्योरी ले लीजिए, ठीक है। और भी बहुत सारी थ्योरीज है जो जनसंख्या सिद्धांत की बातें करती हैं। इसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज। बस सीधी सी बात है भाई, दुनिया में पॉपुलेशन 800 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। ये प्रॉब्लम्स आपके लॉजिक पे डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हैं। जनरली इसको आप लोकल सराउंडिंग एरियाज के माध्यम से भी सोचने की कोशिश कर सकते हैं, और कौन कौन सी पॉलिसीज हाल में बनाई गई हैं। तो भारत सरकार की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो क्या कहती है, इसको भी हम इस पे रख सकते हैं। सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड हम ले लेते हैं। न्यूजीलैंड की जो आबादी है वो करीब करीब 55 लाख के आसपास है, ठीक है। तो वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप देखेंगे तो पर हेड आप देखेंगे बहुत एडवांस है, बहुत हाई है। अब इंडियन कंटेक्स में आप ले लेते हैं तो 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यहाँ पॉपुलेशन के आधार पर आप देखेंगे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसका जब कंपैरिजन करेंगे किसी दूसरे देश के साथ, आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं, और जीवन की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आती है हमारे कंटेक्स्ट में। दूसरा है पॉपुलेशन एज ए सोशल कैपिटल। यस, देयर इज नो डाउट, एक पूंजी है भाई, इसका यूज करो। जैसे भारत की जो 40 करोड़ की आबादी है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा मार्केट भी हम है, हमारे पास लेबर फोर्स है, हमारे पास वर्क फोर्स है, हमारे पास बहुत बड़ी डिमांड है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास सप्लाई के लिए भी हमारे पास वर्क फोर्स है। तो इन चीजों को हमें यूज करना चाहिए। तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, पॉलिसीज क्या है, उसको हम देखेंगे। और दुनिया के ऐसे कौन से देश है जिनके पास ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी उन्होंने दुनिया को चौंकाया है। चलिए, अगला आता है एनवायरमेंटल इश्यूज इन रूरल सेटलमेंट। मैंने सीधा बता दिया था कि शहर और गांव, ठीक है, जो अधिवास हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी पर पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है बेसिक सा क्वेश्चन, भाई इनका लोकेशन क्या है। बस यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा ये आता है कि इनका हियरार्की बता दीजिए। जैसे कि आप शहर देखेंगे, मेगा सिटीज है, ठीक है। उसके अलावा सिटीज हैं, टाउन्स हैं, ये स्टेट टाउन्स हैं, सेंसस टाउन्स हैं, इनका डिवीजन किस तरह से किया गया है यहाँ बताया जाता है। और ये रैंक साइज रूल क्या है, ठीक है, जी के जिसमें जो दिया है। जीन गोटमैन क्या कह रहा है, पैट्रिक गेडिस क्या कह रहा है, ठीक है। ये मार्क जेफरसन का कहना क्या है। ये बेसिक जो महान एक स्कॉलर हैं, जो महान अर्बन जोग्राफर्स हैं, उनका कहना क्या है इस कंटेक्स्ट में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और हाल ही के वर्षों में रैंक साइज रूल से क्वेश्चन आए हैं, तो आपके एग्जाम में उन्हें भी समझने की कोशिश करेंगे कि जेके जिसने आखिर ऐसा क्या कहा है कि दूसरा जो शहर होगा उसकी पॉपुलेशन उसकी आधी होगी, ठीक है। वही चीजें हैं। और इसके अलावा प्राइमेट सिटी में बता चुका हूं आपको। फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी आपके टॉपिक में सिलेबस में दिया गया है, और अशोक मित्रा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये मैंने कई बार आपको बताया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अर्बनाइजेशन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है शहरों की समस्याओं को लेकर, शहरों के भविष्य को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, इसको लेकर बहुत सारी चीजें यहाँ से लगातार हमें देखने को मिल रही है। अगला है रीजनल प्लानिंग, ठीक है। रीजनल प्लानिंग का मतलब होता है, ठीक है, आप क्षेत्रीय योजना तो बनाओ भाई, कुछ तो बनाओ, ठीक है, जिससे एक क्षेत्र का जो कंसेप्ट है वो निकल कर आए, ठीक है। भाई एक क्षेत्र है जो काफी ज्यादा अंडर प्रिविलेज है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन करता हूँ शिकागो की, ठीक है, और दूसरी तरफ हम अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी एक शहर ले सकते हैं जो मध्य अफ्रीका में स्थित है।
तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। ठीक है, इतना डिफरेंस कैसे आ गया, ठीक है, क्या 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 योजनाएं हैं। और ऐसे ही कंपैरिजन को हम भारतीय कंटेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे, झारखंड और दिल्ली को लेकर। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को लेकर, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत का जो बंगलोर है या फिर कर्नाटक है उसको बीच में लेकर के क्षेत्रीय विभिन्नताएं कितनी है, इस क्षेत्रीय विभिन्नता को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हम देखने की कोशिश करेंगे। और क्षेत्रों के प्रकार हैं, कितने तरीके हैं, ग्रोथ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन आया आपके, ग्रोथ सेंटर ग्रोथ पोल्स क्या है। ठीक है, वेलो मतलब पैरोक्स के जो सिद्धांत है उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कोई क्षेत्र होता है वो कौन कौन सी स्टेजेस से निकलकर आगे बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, थर्ड स्टेज कौन सी है, प्राइमरी स्टेज में हमेशा वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्यों करता है, फिर वो सेकेंडरी एक्टिविटी की तरफ क्यों जाता है, फिर वो टर्सरी एक्टिविटी की तरफ क्यों जाता है, तो किस तरह से रूट चेंज होता है, ये बेसिक चीजें इसमें बताई गई हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए, और खासकर जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में, कोई एक क्षेत्र अधिक विकसित है और एक क्षेत्र अधिक विकसित नहीं है, यानी कि जिस क्षेत्र में संसाधन पाए जाते हैं अधिकतर वो क्षेत्र पिछड़े हुए मिलेंगे, और जहां संसाधन नहीं पाए जाते हैं वहां पर वो क्षेत्र अधिक आपको विकसित देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड के जहां बहुत सारे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज मिलते हैं वो आज भी बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको हमें समझना है। ठीक है, और इनको लेकर क्या क्या योजना है ये हमें देखेंगे। अगला है मॉडल्स थ्योरीज। ठीक है, मानव भूगोल में मॉडल्स का क्या नाम है, देखो बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है, जो हम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मॉल्थस का सिद्धांत है, मार्क्सवादी का सिद्धांत है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। ये सारे के सारे सिद्धांत यहाँ मौजूद हैं जो आपको बताते हैं किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, और ये क्रिस्टोलर का सिद्धांत है, लॉस का सिद्धांत है, वेबर का सिद्धांत है, ये बहुत सारे सिद्धांत जो हम पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे क्रिस्टोलर का सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम हियरार्की पढ़ते हैं कि अर्बन मॉर्फोलॉजी किस तरह से दिखती है, अर्बन जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं, लॉस क्या कह रहा है, ये बेसिक चीजें हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम मॉडल्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें यही सारा दिया गया है। वॉन थ्यूनर है, वेबर का सिद्धांत है, रोस्टोव का है, हर्टलैंड की थ्योरी सिद्धांत दिया गया है, हर्टलैंड। और ठीक है, और मैकेंडर वाला जो एक थ्योरी है रिमलैंड, वो इसमें दिया गया है कि मैकेंडर ने हर्टलैंड का वर्ड क्यों यूज करा, जहां यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा है। ठीक है, और फिर स्पाइकमैन ने क्यों कहा कि रिमलैंड क्या है, यहाँ जो कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। एटी महान ने क्या कहा, एटी महान ने कहा नहीं नहीं भाई, पृथ्वी में जो स्थल से ज्यादा समुद्र महत्वपूर्ण है, समुद्र की शक्ति जिसकी ज्यादा होगी पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक विद्वान कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, समुद्र शक्ति नहीं, जिसके पास ठीक है स्थल ज्यादा पावरफुल होगा वो दुनिया को रूल करेगा। हिटलर ने कौन से कंसेप्ट को लेकर अपनी सेना को आगे बढ़ाया। और एक विद्वान और है वर्कहोर्स की शायद, ठीक है, जो एयरफोर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले मानता है। तो इन चारों के सारे कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि महान ने क्या कहा, मैकेंडर ने क्या कहा, स्पाइकमैन ने क्या कहा और वर्खो ने क्या कहा। इन चारों की जो अलग अलग शक्तियां हैं वो कैसे कंपेयर करेंगे। और हाल ही के वर्षों में जो आपके एग्जाम में आया, रिमलैंड की थ्योरी आई है, तो इस रिमलैंड की थ्योरी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, सभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, सभी को मेरी आवाज आ रही है। अमन, ये अमन, नितिन, किरण, अंशुल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पावर कौन सी है, लैंड बेस्ड पावर या ओशन बेस्ड पावर। समुद्र शक्ति बहुत जरूरी है या स्थल शक्ति बहुत जरूरी है, थोड़ा बताइए जरा, आपकी बात भी सुन लेते हैं। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सर फिर नितिन, से करना क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में समुद्र शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या स्थल शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हाँ, सभी को मेरी आवाज आ रही है। यस सर। हाँ, तो वन बाय वन आई विल लिसन, ठीक है, सब बताएंगे कि वर्तमान में समुद्र शक्ति का जो ठीक है महत्व है वो सर्वाधिक है या स्थल शक्ति का महत्व है वो सर्वाधिक है, या फिर जो वायु शक्ति है उसका महत्व सर्वाधिक है। चलिए शुरू हो जाइए। ऐसा सर, वॉर की तरफ से देखे तो सबसे ज्यादा जो होते हैं स्थल वाले होते हैं, वो कहीं भी लड़ सकते हैं पहाड़ी इलाकों पे। लेकिन व्यापार और ट्रेड होते हैं, इसके लिए तो जल है। और ये दोनों का सपोर्ट करते हैं एयरफोर्स। तो ये अच्छा, तीनों एक दूसरे पे परस्पर है अभी के यहाँ आपको जमाने। शक्ति दिखानी है, यहाँ आपको शक्ति दिखानी है। हर देश अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है, दुनिया के सारे देश अपने शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज गए। ठीक है,
समझ रहे हैं? सबको चाहिए, ठीक है, एक तरह से पावरफुल बनना है, सबको, हर देश को पावरफुल बनना है, और एनी मीन एनी हाउ उसको अपना विकास करना है। एनवायरमेंट की अनदेखी हो रही है, कहाँ डेवलपमेंट नहीं करना, वहां भी डेवलपमेंट वो कर रहा है। तो इस सीधी बात में तीन चीजें निकल कर आती हैं: समुद्र शक्ति, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास समुद्र शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास स्थल शक्ति, ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास वायु शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि वर्तमान में तीनों में से सर्वाधिक उपयोगी शक्ति कौन सी है, आप क्या बताएंगे? और जल, एग्जाम्पल के साथ, समुद्र, समुद्र एग्जाम्पल के साथ समुद्र बताइए। शक्ति शक्ति, क्योंकि क्योंकि सर अपन उससे ट्रेड भी कर सकते हैं। और जैसे बॉर्डर के थ्रू कोई अपने इंटरेक्ट नहीं कर सकता अपने अंदर, मतलब जैसे इंडिया बॉर्डर है, कोस्टल एरिया है, वहां पास पूरे अपने मतलब एयरलाइंस और वो वायुसेना जैसे कहते हैं अपन, वो सब लगी हुई है चारों तरफ। किसको, मतलब किस पर, या एक चारों तो एक नहीं, को, तीन एक तरफ एक का लगी हुई महत्व, है। आपको तीनों में से एक का महत्व समझाना है और अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ समझाना है। देखिए, क्योंकि हाल ही में कोई भी बता सकता है, बट प्यारे प्यारे एग्जांपल आ सकते हैं इसमें। अमन, फिर से दोबारा से बोलिए आप। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि जाति जो है ना, समुद्र तट को सबसे ज्यादा महत्व देती है, क्योंकि उससे हम बिजनेस ट्रेड भी करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर जो पाकिस्तान से आने वाले टेररिस्ट उनको अपन रोक सकते हैं उनके लिए। बाहर से आने वाले जो भी थ्रेट है उन सबको अपन रोक सकते हैं। और हर शक्ति से सर अपन सर रह सकते हैं बस। चलिए, अमन ने एक बताया। अमन, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब स्थल शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है वर्तमान के उसमें, है ये कहना चाह रहे हैं आप? नितिन, किरण, अंशुल। ये दोनों। सर समुद्र शक्ति ही है सर। अच्छा, समुद्र शक्ति के तो, अरे एटी महान का सर कंसेप्ट। सर एक युद्ध के लिए चाहिए सर पैसा। और जब तक ट्रेड नहीं होगा तब तक सर पैसा आएगा नहीं। अगर सर अभी करंट के सिनेरियो में जैसे इजराइल है, अगर वो उसके चारों तरफ जो देश है उसके दुश्मन ही है, अगर वो उसके पास समुद्र शक्ति नहीं होती तो ट्रेड ही नहीं ज्यादा कर पाता। तो मतलब फुल ऑन पैसा कहाँ से कंसिडरेशन ये है आता? कि अगर आपके पास समुद्र शक्ति है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, और ट्रेड के थ्रू अपनी, पैसा पै, हाँ सर, पैसा आ सकता है बस। पैसा आ सकता है, बस सारी चीजें ये हैं। अच्छा, एटी महान का कंसेप्ट जो फेल हुआ ना, हम इसको पढ़ेंगे। एटी महान का जो कंसेप्ट फेल हुआ, वो मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे समुद्र शक्ति का बहुत बड़ा रोल था। ब्लू पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, ब्लू वाटर पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, भारतीय के इतिहास में, कि कैसे पुर्तगालियों ने, यूरोपियन शक्तियों ने समुद्र को कब्जा किया और समुद्र पर आवन जावन वाले सब लोगों पर टैक्स लगाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब हिटलर ने एटी महान के कंसेप्ट को कैंसिल करके कैसे शक्ति, स्थल शक्ति को मजबूत करा और अपनी सेनाओं को पैदल भेजा, ठीक है, और पूरी दुनिया के, ठीक है, हर जगह उसने युद्ध को अपना, मतलब लगभग यूरोप और एशिया में हर जगह अपने सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये लगने लगा कि वायु शक्ति का रोल बहुत ज्यादा है, इसको दरकिनार किया जा रहा था। लेकिन आज ये कि दुर्गम इलाकों के अंदर भी वायु शक्ति वहां काम कर सकते हैं जहाँ पर आपका समुद्र नहीं जा सकता, मतलब जहाज नहीं जा सकते, जहाँ पे आपके सैनिक नहीं जा सकते। तो ये भी आपको अच्छे से सोचना है, और वी विल डिस्कस इन द क्लास कि कौन सा, ठीक है, शक्ति महत्वपूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, विद एग्जाम्पल्स हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यही है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, सीमा और सीमांत का। दुनिया के अंदर आप अगर अफ्रीका महाद्वीप को सही से देखेंगे तो वहां पर ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी, बिल्कुल एक सीधी रेखा। अब इन्हीं के आधार पर डिस्कस करना है कि उत्तरवर्ती रेखाएं क्या होती हैं, अनुवर्ती रेखाएं क्या होती हैं, अध्यारोपित रेखाएं क्या होती हैं, ज्योमेट्रिकल बाउंड्रीज क्या होती हैं, लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज क्या होती हैं। दुनिया के कौन कौन से देशों ने आपसी सहमति से, ठीक है, बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया है, कहाँ पर थोपी गई है बाउंड्रीज, कौन सी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। फ्रंटर्स क्या होते हैं, दो सीमाओं के बीच का जो खाली जो भाग है वो अधिकतर फ्रंटर कहलाता है। उसका रोल क्या है, किसका वहाँ कब्जा होता है, किस प्रकार की एक्टिविटीज वहाँ हो सकती हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने फ्रंटियर्स हैं, भारत और चाइना के बीच में कितने हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर सेकंड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। देखो, इसके अंदर बेसिक सी चीज है,
ठीक है। सबसे पहले भारत के भौतिक स्वरूप की बात इसमें हम करते हैं, जिसके अंदर पर्वत, पठार, मैदान की उत्पत्ति, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिक चीजें इसमें समझ में आती है। मतलब ये मान के चलिए शुरुआत होगी यहाँ पर ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक विशेषताओं से। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे, हिमालय के डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, फिर गंगा का मैदान, ये पूरा का पूरा जो मैदान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको डिस्कस करेंगे। फिर प्रायद्वीपीय भारत को डिस्कस करेंगे। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जिन्हें डिस्कस किया जाता है। अब यही इसमें दिया गया है कि पूरा का पूरा एक वर्ड में बात खत्म करी है यूपीएससी ने, फिजिकल सेटिंग। क्या है? फिजिकल सेटिंग। इस फिजिकल सेटिंग में आप देखेंगे भारत को 4 भौतिक स्वरूप में बांटा गया है, जिसमें हिमालय है, जिसमें मैदानी भाग है, जिसमें प्रायद्वीपीय भाग है, और जिसमें तटीय भाग है। इन चारों के आधार पर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। दोबारा से बोलिए, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। हम्म। अमन? यस सर, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो कुछ नहीं मैंने पूछा, अमन कुछ पूछ रहा था। अमन था, अंशुल था? अरे नलायको, ये वीडियो ऑन कर सकते हो आप अपनी। सर मैंने नहीं पूछा, अमन ने पूछा। अच्छा, चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सीधी सी बात है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिवीजन, और साथ में इनका ओरिजिन। ठीक है, कौन कौन सी प्राचीन चट्टानों से बना है, कौन सी यंग चट्टानों से बना है, कौन सा यंगेस्ट लैंड फॉर्म है। ये जो टॉपिक है ना, सेटिंग वाला, फिजिकल सेटिंग वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये थ्रू मैप्स के थ्रू जाएगा। और इतने डीप हम इसमें जाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। ठीक है, वो हम इसको देखेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर है, रिलीफ है, ड्रेनेज सिस्टम है, और ड्रेनेज सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और फिजियोग्राफी है, भौगोलिक क्षेत्र है, और इंडियन मानसून है, रेनफॉल है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल कितना है भारत में। बाढ़ आ रखी है भारत में, एक तरफ सूखा पड़ा हुआ है। भारत में 2 प्रोमिनेंट डिजास्टर हमेशा बने रहते हैं, एक में बाढ़ है, एक सूखा है। ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन कौन कौन से हैं कोपेन के आधार पर, नेचुरल वेजिटेशन कहाँ मिलता है। ठीक है, जो डेंस फॉरेस्ट है, सेमी डेंस फॉरेस्ट है, ओपन फॉरेस्ट है, और जो कटीली झाड़ियां हैं, उनका रोल कितना है। हाल ही में जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है, और ये जो मिट्टियां हैं वो कहाँ से कॉपी किया गया है, कहाँ से कंसेप्ट लिया गया है, किस मिट्टी का रोल कितना है, किसमें किसकी कमी है। ये बेसिक सी चीजें हमें देखनी है। और यूपीएससी के हिसाब से लास्ट, ठीक है, कुछ सालों के अंदर खासकर फिजिकल सेटिंग को किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, आई विल टेल यू, और दिखाऊंगा कि कैसे वो शब्दों के साथ खेलता है, कैसे वो शब्दों के साथ खेलता है। एलोबोरेट कहता है, कभी कभी डिस्क्राइब कहता है, कभी एक्सप्लेन कहता है। ठीक है, कभी अंडरस्टैंड का वर्ड यूज करता है। तो इन चारों के चारों वर्ड्स को कभी वो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, कभी वो रोल की बात कर रहा है, कभी वो इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, कभी वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तो ये बेसिक चीजें आप समझेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे सामने बने हैं ना, वो आखिरकार क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है रिसोर्सेज, वन ऑफ माय फेवरेट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई ऐसा है, सिंपल सी बात है, भारत के, खासकर प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी हाईलैंड्स हैं, जितने भी प्लेट्यूज हैं, उन सब के अंदर जितने भी रिसोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो मेटेलिक हो, नॉन मेटेलिक हो, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। साथ में कोल बेल्ट कौन सी है, दामोदर जो रिवर है, वैली है। ठीक है, जो महानदी रिवर वैली है, कृष्णा गोदावरी जो वैली है, वहाँ किस प्रकार के रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। और मेजर रिसोर्सेज सेंटर कौन कौन से हैं, छोटा नागपुर पठार का रोल क्या है, विंध्याचल का रोल क्या है, सतपुड़ा का रोल क्या है, अरावली का रोल कितना है, बघेलखंड का रोल कितना है, बुंदेलखंड का रोल कितना है, तेलंगाना प्लेट्यू का रोल कितना है, तमिलनाडु प्लेट्यू का रोल कितना है। ठीक है, कर्नाटका प्लेट्यू का रोल कितना है, दक्कन का जो पठार है उसका रोल कितना है, और डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कौन कौन से रिसोर्सेस हैं, वन ऑफ माई फेवरेट। ठीक है, और उसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एरियाज के मैंने आपको नाम गिनाए हैं, इन सभी पर फॉरेस्ट एरिया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यहाँ मौजूद है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मौजूद है, बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है। उन सबको यहाँ हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कृषि का तो कहने क्या है भाई, मान के चलिए कि कृषि से क्वेश्चन बनेगा, और जितनी भी चीजें हमारे ध्यान में कृषि को लेकर हैं, वो सबकी सब हमें दिखाई देंगी, चाहे वो इरिगेशन से जुड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, फर्टिलाइजर से जुड़ी हो, पावर से जुड़ी हो, चाहे वो सीड से जुड़ी हो, प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हो, क्रॉप कॉम्बिनेशन से हो, क्रॉप पैटर्न हो, या एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, सोशल फॉरेस्ट्री हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो या अदर रेवोल्यूशन हो। ठीक है, ड्राई फार्मिंग हो, वेट फार्मिंग हो, एक्वाटिक कल्चर हो, सेरिकल्चर हो, या एग्रीकल्चर का एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो, या एग्रो इकोलॉजिकल रीजन हो। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं जो भारतीय कृषि के लिए यूज किए जाते हैं, हमें अच्छे से इन चीजों को समझना है। ठीक है,
तीसरा और चौथा टॉपिक है इंडस्ट्रीज, वन माय फेवरेट। बस सीधी सी बात है, इंडस्ट्रीज में जब पढ़ेंगे तो बड़ी सीधी सी पढ़ना है कि प्राइमरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमें आइडेंटिफाई करनी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है। इसके अलावा सेकेंडरी बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें आयरन ओर है, लोह और इस्पात है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है, तो जो तांबा आधारित उद्योग हैं, ठीक है। बहुत सारे और प्रकार के उद्योग हैं, इनका लोकेशन आइडेंटिफाई करना है, बोकारो कहाँ है, राउरकेला कहाँ है, ठीक है। झारखंड में और बहुत सारे उद्योग है, कोडरमा कहाँ है, ये सारी की सारी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज कहाँ पर हैं, और कपास का रोल कितना है, जूट का रोल कितना है, आयरन इंडस्ट्रीज का रोल कितना है, हमारी रैंक वहां पर कितनी आ रही है, हमारे जो उद्योग है किस चीज को लेकर सफर कर रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजिकल हमारे उद्योग हुए हैं, कितना नहीं हुए हैं, भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन कौन सी हैं, ये हमें समझना है। और भारत के जो औद्योगिक गलियारे हैं वो कहाँ पर हैं, और जो हाल ही में औद्योगिक गलियारे किस चीज का सामना कर रहे हैं, किस समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सी नई जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई है वो कौन से और किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, ये हमें पढ़ना है। साथ में हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डिस्कस करना है, और साथ में हमें टूरिज्म को भी देखना है कि कौन कौन सी टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हुई है। जैसे कल वाली क्लास में डिस्कस किया था भाई, अगर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर वाले टूरिज्म को बैन कर दे तो उनके पास बचेगा क्या, क्या करेंगे, कंट्रोल फार्मिंग करेंगे क्या वो, ठीक है, या वो अपनी भेड़ बकरी को चराएंगे। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसको देखेंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो टूरिज्म के ऊपर टिके हुए हैं। एंड द वन पांचवा जो यूनिट है वो आपका कह रहा है इंडियन ज्योग्राफी का, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, यानी कि परिवहन, संचार और व्यापार। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। जिस तरह से आप देखेंगे परिवहन, चाहे वो सड़क परिवहन हो, चाहे वो रेल परिवहन हो, चाहे वो वायुयान या वायु परिवहन हो, ये बेसिक है, या फिर वो समुद्र परिवहन हो या नदी परिवहन हो, कितना रोल है, ठीक है। कौन कौन से हाल ही में, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हुए हैं, कौन कौन से रीनेम किए गए हाईवेज को, कौन कौन सी ट्रेन नहीं चलाई गई हैं, कितना रेलवे ट्रैक है, कितना विद्युतीकरण हो चुका है, कौन कौन से हाल ही में इनलैंड वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं, नदी परिवहन जो राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग है उन्हें डिक्लेयर किया गया है, समुद्र पर किस तरह से व्यापार हो रहा है, कम्युनिकेशन किस तरह से सेटअप किया जा रहा है, ये बेसिक चीजें हम देखेंगे। और हमारे जो ट्रेड को लेकर फॉरेन पॉलिसीज क्या क्या है, किस देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में जाता है, क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, किन देशों के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में है, जैसे श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार और चाइना और बहुत सारे देश हैं, तो हर बार एक क्वेश्चन आपका दिखाई देगा, ठीक है। तो यही बात इसमें की गई है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर बनाए गए हैं, डेवलपमेंट इन कम्युनिकेशन में कितना बड़ा रोल है, आईसीटी का रोल क्या है इंडियन ट्रेड के अंदर, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। और हाल ही में इंडियन स्पेस प्रोग्राम क्या कहता है कि भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये भी हमें चीज को अच्छे से इसमें समझ लेना है, ठीक है। इसके अलावा आता है कल्चरल सेटिंग। कल्चरल सेटिंग में आप देखोगे कि इंडियन सोसाइटी है, रेशियल लिंग्विस्टिक है, एथनिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, यानी कि भाषा, संस्कृति, धर्म, ठीक है, अल्पसंख्यक, इन सारी चीजों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। और साथ में जो ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल जो हैबिटेट हैं जो बने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, मेघालय की प्रॉब्लम क्या है, नागालैंड की प्रॉब्लम क्या है, मिजो की प्रॉब्लम क्या है, अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम क्या है, तमिलनाडु में रहने वाले टोडा की प्रॉब्लम क्या है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले जोनासारी की प्रॉब्लम क्या है। हाल ही में चर्चा है भील, भील एक जनजाति है जो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है, हाल ही में एक अलग स्टेट की वो मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उनका रोल क्या है, कितना परसेंट वो कवर करते हैं, कितना पॉपुलेशन है, किस किस राज्य में फैले हुए हैं, क्यों वो मांग कर रहे हैं, ठीक है। इस चीजों पर भी हमें ध्यान देना है, चीजों को पढ़ना है। और ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना है कि वो दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी अगर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, तो गारो खासी जयंतिया पर किस प्रकार की जनजाति रहती है, उनके कल्चर क्या है, उनकी भाषा किस प्रकार की है, ये सारी की सारी चीजें इसमें हमें समझनी पड़ेंगी। और यही हमारी कल्चर है और यही हमारी रियलिटी है, ठीक है। दूसरा है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट, जिसमें सेक्स रेशो की बात की जाएगी, एज स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, लिटरेसी की बात की जाएगी, वर्कफोर्स की बात की जाएगी। सीधे सीधे तौर पर इस यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कुछ इस तरह से कि संपूर्ण भारत का सेक्स रेशो, इसके अलावा कुछ जो राज्य हैं उनका सेक्स रेशो भारत से भी अच्छा, भारत का जो कुल सेक्स रेशो है उससे अच्छा है, कुछ जो राज्य है भारत का जो कुल सेक्स रेशो है, लिंग अनुपात है, उससे कहीं ज्यादा बहुत बदतर स्थिति में है। उसको सुधारने के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो इस चीज में आते हैं, ठीक है। साक्षरता कितनी है, एज का स्ट्रक्चर क्या है, किस एज में बूढ़ी जनसंख्या ज्यादा है, केरला वाई एजिंग प्रॉब्लम केरला क्यों फेस कर रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश में यंग पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, और किस तरह से डिक्लाइन पॉपुलेशन हो रहा है, कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिपेंडेंसी रेशो सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, क्यों वहाँ पॉलिसीज फेल हो रही हैं, क्यों वहाँ एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ये बेसिक चीजें हमें समझनी पड़ेंगी उसमें। और इसके साथ साथ हेल्थ इंडिकेटर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि हाल ही में भारत सरकार ने बजट को लेकर कितना हेल्थ में पैसा देने का प्रावधान किया था, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हेल्थ में परफेक्ट आगे बढ़ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो हेल्थ में पीछे चलते चले जा रहे हैं। और खासकर जो काउ बेल्ट है, जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, वहाँ का हेल्थ इंडिकेटर क्या कहता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है। बाकी सेटलमेंट जो ज्योग्राफी है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंदर तो वही सब कुछ चीजें हमें यहाँ पढ़नी है, लेकिन वो भारतीय कंटेक्स्ट में पढ़नी है कि भारत में शहरों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया का रोल क्या है, अशोक मित्रा का रोल क्या है, रविंद्रन का रोल क्या है, मार्क जेफरसन का रोल क्या है, पैट्रिक गेडिस का रोल क्या है। ठीक है, और बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने भारत के दृष्टिकोण के आधार पर किस तरह से उनको उन्होंने बात रखी है अपनी अपनी, उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कन्वर्सेशन क्या है, ठीक है, जैसे कि लगातार आप देखेंगे दिल्ली से मेरठ चले जाइए, ठीक है, मेरठ और दिल्ली मेरठ के बीच में मुरादनगर है, राजनगर है, ठीक है, मोदी नगर है, बिल्कुल कंटिन्यू अर्बनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। एक शहर नहीं, पूरा का पूरा लगता है कि पूरी की पूरी विरासत है। ठीक है, तो कन्वर्सेशन क्या है, भारत में से कौन कौन से कन्वर्सेशन है, ठीक है, और कन्वर्सेशन का रोल कितना है, कहाँ सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉर्थ और जो नॉर्थ ईस्ट अमेरिका है उसके कंपैरिजन करेंगे तो भारत में सबसे पहला कन्वर्सेशन कौन सा बना, कोलकाता कन्वर्सेशन क्या है, दिल्ली कन्वर्सेशन क्या है, मुंबई कन्वर्सेशन क्या है, हैदराबाद कन्वर्सेशन क्या है, बेंगलुरु कन्वर्सेशन क्या है। ये बेसिक चीजें इसमें देखने को मिलेंगे, और साथ में टाउन प्लानिंग। ठीक है, एक हरियाणा में आपने हुडा का नाम सुना होगा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये किस तरह से टाउन प्लानिंग को इम्प्रूव कर रही है। दिल्ली में टाउन प्लानिंग क्या है, मुंबई का, हर शहर का अपने टाउन प्लानिंग है, इनका रोल क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा 8वीं यूनिट है रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कहा गया कि भारत में क्षेत्रीय योजनाओं का अनुभव, पंचवर्षीय योजनाएं और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, और कमांड एरिया एंड वाटरशेड मैनेजमेंट टाइप्स एरिया। तो इन सब में डिस्कस किया जाएगा कैसे कैसे, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, कि पहली पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है उसमें कमांड एरिया पर ज्यादा फोकस किया गया, क्यों किया गया, कौन कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं, किस पर्टिकुलर एरियाज में पंचायती राज को स्थापित किया गया, ये बेसिकली चीजें इसमें आती हैं। और साथ में डेजर्ट है, ड्रॉट प्रोन एरियाज है, हिल ट्राइबल एरियाज है, इनको हम इसमें चेक करेंगे। और साथ में ही मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय योजना का भी इसमें जिक्र किया गया है, ताकि यानी कि डिटेल डिस्कशन इसमें हम देख लेते हैं। और साथ में पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, वही भारत का जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल का वो कैसा है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से राज्य कब गठित हुए, कौन कौन से राज्य कब गठित नहीं हुए हैं, सीमा पार जो आतंकवाद हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, भारत और विश्व के जो भारत का जो भूमिका है विश्व के संदर्भ में वो कितना बड़ा है, दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति क्या है, ये बेसिक सी चीजें हम 9वीं यूनिट पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। और 10वीं यूनिट कहती है आपका कंटेम्प्रेरी इश्यूज, यानी कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज आज हाल ही में देखेंगे आप तो फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ठीक है, और इकोलॉजिकल इश्यूज और लैंड यूज पैटर्न, ये हाल ही में कंटेम्प्रेरी इश्यूज में ज्यादा निकल कर आए हैं, जो भारत बड़ी तेजी से इनका सामना कर रहा है। ठीक है, ये बेसिकली चीजें थी जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स कहता है। और इस कोर्स को एनालिसिस करने के बाद एक चीज समझ में आती है कि ये जो पूरा का पूरा कोर्स है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो इश्यूज हैं बड़े रिलेटिव हैं, फैमिलियर हैं, और सारे सारे जो पॉइंट्स हमें ऐसा लगता है जैसे अखबारों में लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसी आधार पर मुझे चीजों को समझना है और देखना है कि जो ये पूरे का पूरा सिलेबस डिस्कस किया गया है इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अखबारों में पूरे साल भर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा टेक्निकली और थोड़ा एडवांस और अपडेटेड फॉर्म में लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चंस एक भी ना रह जाए। अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंटेम्प्रेरी इश्यूज को, तो उसमें हम अतीत और वर्तमान की स्थिति को भी शामिल करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेहतर बनेगा और बेहतर हम उसको लिख सकेंगे। ठीक है, ये था एक छोटा सा सिलेबस का डिस्कशन। आई होप सो कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। अंशुल, अमन, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये पूछ रहा था सर कि वो क्लास मतलब कि फीस वगैरह क्या होगा इसका, पूछ रहे थे सभी। ठीक है, देखो फीस का बता दूं मैं, इसका फीस हमने कितनी रखी है। ठीक है, मार्केट में जो भी चल रहा है, ठीक है, 35 से 45 के बीच में चल रहा है, लेकिन मैंने बिल्कुल एकदम, ठीक है, 50% का ऑफ दिया है। तो मेरे यहाँ पर, ठीक है, जो चलेगा ऑप्शन का फीस वो होगा 22,500 रुपये। ठीक है, 22,500 रुपये ऑप्शनल की फीस रहने वाली है। ठीक है, और पूछिए। और जीएस का सर?
जीएस का यू आर द ओनली वन स्टूडेंट, ठीक है, वो अब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैन वाले बीच में बता देंगे आपको। तो अभी ऑप्शनल ठीक का है सर। 22,500 रुपये का फीस है। हाँ नितिन, और कुछ? सर ये ऑफलाइन मोड में भी चलेगा ना? एग्जैक्टली exactly. इसमें अधिकतम क्लासें ऑफलाइन मोड पे होंगी, कुछ क्लासें ऑनलाइन मोड पे हो सकती हैं, इमरजेंसी कंडीशंस में ऑनलाइन क्लासें भी हो जाएंगी, और अधिकतर क्लासें ऑफलाइन मोड पे होंगी, ठीक है, मुखर्जी नगर में। लेकिन जो बच्चे हमारे पास ऑनलाइन जुड़ते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल अवेलेबल रहेगी उस समय पर। इस 22,500 रुपये की फीस में, ठीक है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम वीकली टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि 25,000 रख दूं मैं इसमें, जिसके अंदर हमें टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज करेंगे वीकली, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में उस टॉपिक से जुड़े हुए जो 4 क्वेश्चन होंगे वीकली आपको दिए जाएंगे, और किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, वो चीज हम उसमें धीरे धीरे सीखेंगे। तो उसमें ये चीज मैंने बताने की कोशिश की है। और इसमें क्या होगा, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा पूरा का पूरा नोट्स का, ठीक है, और एक अच्छे वेल मैनेज तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, वो बिल्कुल अपडेटेड फॉर्म में। हाँ, नितिन के अलावा और कोई ऐसे स्टूडेंट है? अभी एक अंशुल भी है, एक किरण भी है। किरण? उसको क्या हो गया, आज बोल नहीं रही है? हेलो। अमन? हाँ किरण। यस सर। हाँ बोलिए। फीस के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है, इतना फीस रहेगा इसका। ठीक। जी सर। इसका फीस 22,500 रुपये रखा गया है 50 बच्चों के लिए। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए ये 50% ऑफ है अभी। जी सर। इसके अंदर टेस्ट सीरीज और जो मटेरियल है, ठीक है, वो आपको मिलेगा, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले जो भी हैं, ठीक है, जो करंट अपडेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। यस सर। तो सर जो इसमें अभी ऑफलाइन हमारे पास। हाँ। तो आप स्टार्ट करोगे तब से ऑफलाइन हाँ, क्लास रहेगा, तो टाइमिंग कौन सा आप इवनिंग टाइम टाइमिंग रहेगा हम, या मॉर्निंग? ठीक है, अभी तो जैसे ऑनलाइन अभी जैसे कि इशू चल रहा है ना अभी मुखर्जी नगर में, तो अभी क्लासेस अभी कुछ दिन तक मेरे ख्याल से 15 अगस्त तक थोड़ी हल्की चलेंगी। तो तब तक हम क्या करेंगे, एक दो हफ्ते हम ऑनलाइन क्लास रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, ठीक, जैसे अभी हम चल रहा है ना डिस्कशन, वैसे हम उसको लेंगे, व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे आपको ऐसे। उसके बाद जैसे ही 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद, ठीक है, सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, फिर हम उसको मुखर्जी नगर में स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। और दुआ करो कि भाई अगले हफ्ते से क्लास स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ओके सर, तो बाकी क्योंकि वो सब है ना सर। हाँ, एक्चुअली हाँ, क्या कि एक तो सोई रह जाती है अर्चना, वो फिर मैसेज करते क्लास खत्म होने के बाद कि यार मैं सोई रहेगी फिर। कि जो सोवत है वो खोवत है, याद रखना, ठीक है, इसलिए जागो। अगर सोते रह गए तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, इसलिए जल्दी उठो। और मैं तो मेरा तो पर्सनली विश है कि मेरा तो पर्सनल विश है कि मैं क्लास सुबह की रखूँ आपके लिए, 9 से लेके 11 के बीच में या 11:30 तक, ठीक है, सुबह की सर क्लास सुबह काफी में अच्छी रखो होती है। आप। हाँ, ठीक क्लास है सुबह सर। की रखूंगा, शाम की क्लास नहीं, क्योंकि शाम का तो मतलब होता है कि फिर शाम ही हो जाती है। सुबह रखेंगे, बिल्कुल सुबह से जैसे सूरज निकलेगा अपन की क्लास स्टार्ट होंगी, ठीक है, फ्रेश माइंड होता है, ब्रेकफास्ट करो और दबाकर ठीक है अच्छे से स्टडी करो पूरे दिन। यस। क्लियर है? और मैं तो कभी आपको यस। रिकमेंड नहीं करूंगा भाई रात को मत पढ़ो, मेरी तरफ से तो मैं तो आपको समझाऊंगा अच्छी तरह से, कभी रात का उल्लू नहीं बनना तुम्हें, ठीक है, उल्लू बन के मत पढ़ो भाई, दिन में पढ़ना है। यस। ठीक है, तो रात सोने के लिए होती है, 11-12 बजे सो जाओ, लुढ़क जाओ, ठीक है, पूरी नींद पूरी करो, सुबह 6-7-6 बजे उठ जाओ, नहा धोकर 7 बजे तैयार, ब्रेकफास्ट करो 8 बजे तक, और फिर जैसे क्लास लेने बैठ जाओ, ठीक है। तो हम इस क्लास स्टार्ट करेंगे, अब जो कल से जो रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 9 बजे से, मतलब अभी तो मैं 9:30 से रख देता हूँ, ठीक है, 9:30 से लेके करीब करीब 12 बजे तक हम क्लास रखेंगे, 2.5 घंटे की क्लास रखते हैं, ठीक है। यस सर। तो वो अभी इसमें प्रणव ढाई क्यों घंटे नहीं आया किरण? हम्म, प्रणव क्यों नहीं आया? हमको क्या पता, मैंने मैसेज नहीं की। मैसेज वो कर देती ना। अरे वो तुमको जानता है, तुम जानना, हमको क्या पता।
तो अब इसमें कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंफर्म है एडमिशन के लिए, उनका नाम मुझे बताओ एक बार। नितिन। जी सर। एक नितिन, नितिन हो गया एक, ठीक है। दूसरा किरण। किरण, अरे आप भी तो बोलो किरण, नितिन ने आपका नाम लिया है, यस किरण। सर, यस। ठीक है, और तीसरा? अभी तो आज तो कोर्स का स्ट्रक्चर डिस्कस करने का टाइम नहीं मिला। तीसरा? अमन, अंशुल। सर मैं जीएस वाला हूँ। अमन जो है वो जीएस वाला है, ठीक है। अमन जीएस वाला है, ठीक है। चलिए, कोई इशू नहीं है। बस दो चार थ्योरीज कम है उसमें, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, बस दो चार थ्योरीज ही कम है। आप ये ना समझे कि ठीक है सब नहीं कुछ नहीं नहीं, कोई पढ़ना, दिक्कत नहीं सर। बस कुछ ही थ्योरी कम है जिसमें आपको रियायत दी गई कि इन्हें मत पढ़ना, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए, और तीसरा एक अंशुल है। सर मैं बताऊंगा तो। हम्म, चलिए, अभी तो ये मुझे तीन स्टूडेंट्स मिले हैं जो कंफर्म है। एक है नितिन, एक है किरण, एक है अमन। और नितिन, और भी बच्चे हैं क्या ग्रुप में? तो मेरे ख्याल से 10 बच्चे हैं ये शायद। यस सर, अर्चना भी है। वो एक्चुअली ना सर वो सर लेट है से तो जाती है बहुत ना, तो सारे सो लेकिन। जाती है। नहीं, अगर आसपास रहते हैं सारे तो कोई डाउट है तो हम एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, ठीक है। कल या आज गेट टुगेदर कर लेते हैं शाम को, ठीक है। जो भी डाउट है, जो भी क्लियरेंस है, उनको हम मिलकर अभी बात कर लेते हैं, और फिर जो प्लानिंग है रणनीति उसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत से तो स्टूडेंट्स हो सकते हैं वो मिलना चाहते हो, कि एक बार हम मिल यस। लेते हैं और जो डाउट रख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल सर। है ना? तो ऐसा करते हैं, आज शाम का कुछ मीटअप रखें शाम का 5 बजे 6 बजे के आसपास, वजीराबाद में कहीं, सर या फिर मुखर्जी नगर मिलिए ना। तो मुखर्जी नगर में रख लेते हैं, हाँ? यस सर। तो मुखर्जी नगर बत्रा पे मिलते हैं आज, ठीक है। यस सर। ओके सर। टाइम। तो बत्रा पे मिलते हैं हम, 5:30 बजे मिलते हैं आज। ठीक कोई है सर। सभी फ्री है ना 5:30 बजे? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हम सब चाय पे मिलते हैं आज। बत्रा पे अच्छी चाय बनाता है, बिल्कुल गेट के सामने। चाय तुम लोग, ओके मुझे सर। लगता है चाय तो, मुझे स्टूडेंट तो लगता है चाय चाय। वाला। हम्म। स्टूडेंट चाय वाला। अच्छा, मतलब पहुंचते हो वहाँ। अरे तुम लोग चाय पीते हो नहीं पीते हो? हाँ सर, सब उत्कर्ष चाय सर के 2 बजे दीवाने, रात को सब बुलाते हैं। सब चाय के दीवाने हैं ये, ठीक है। सर सर तो 3 इसमें बजे नेक्स्ट हम ईयर रात को बॉयकॉट बुलाता कर है वो। दिया था चाय को, ये तो अभी अभी चालू कर दिए लगता है। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, अगर वो चाय ना पिए तो समझो वो एस्पिरेंट ही नहीं है। एक कहावत है यहाँ तो। अभी अभी में ठीक है, सर चाय। दिन में 3 3 बार चाय, 4 4 बार चाय चलती है भाई, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सारे के सारे बच्चों को, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, बुलाना। ठीक है, जो ज्वाइन करेगा, जो नहीं ज्वाइन करेगा, फिर भी हम सब मिलते हैं एक बार, एक गेट टुगेदर कर लेते हैं बैठकर, ठीक है। तो 5 5:30 बजे बत्रा के बिल्कुल गेट पर मिलेंगे हम, क्लियर उस है? टाइम स्टूडेंट चाय उस वाला। उस टाइम थोड़ा धूप रहता है सर, 6 बजे कर दीजिए। ओ गॉड, रात रात सर नौकरी करनी यस। आप पड़ती है आएंगे 24 घंटे। ना, आते आते 6 बज ही जाएगा, परेशान मत होइए, बच्चों को आते आते 6 बज जाएगा, आप 5:30 का हाँ, ही टाइम रखिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो 5:30 बच्चों का का टाइम भरोसा रखते नहीं हैं। है, वो बताते 5:30 5 है लेकिन आते 7 बजे हैं। ओहो, नहीं सर, तो फिर क्या आग को एग्जैक्टली निकलता ना तो वो हाथ लाल लाल हो जाता है मेरे। बाहर निकलने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं? हाँ, हाथ भी और आंख दोनों लाल लाल हो जाते तो ऐसा करते हैं, देखो आज तो धूप है भी नहीं, कोई नहीं, 6 बजे कर लेते हैं, सही कहा, ठीक है। अमन या अंशुल ने कहा, सही कहा कि भाई आते आते बच्चों को 6 से ज्यादा का समय हो जाएगा। हैं। तो सर आप पाँच टाइम बजे साढ़े आप 5:30 का टाइम दे दो, लेकिन एग्जैक्टली हम 6:30 बजे के आसपास ही मिलते हैं, ओके सर। कहाँ पे ठीक है। सर? चाय वाले। आज डे कौन सा है? भाई ये स्टडी आईक्यू के सामने है, स्टूडेंट वाला। आज डेट अच्छा, एक आज अगस्त डे कौन सा है आज? ए, अगर थर्सडे सर। थर्सडे है आज। तो इसको हम करते हैं, अगर ज्यादा लेट हो तो और ज्यादा लेट करें, अगर प्रॉब्लम ना हो तो आने में। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। 8 बजे का रख दें? यस सर। यस सर। नहीं, वक्त 7 बजे कितने का बड़े रखिए वाले हो सर। तुम भाई, मतलब टाइम आगे बढ़ाते चले जा रहे हो।
सुधरोगे नहीं तुम एक नंबर। ठीक है, नलायक को सारे के सारे पता चल रहा है। ऐसा करते हैं, 8 बजे का टाइम रख देते हैं। ठीक है, यस सर, यस सर। 8 बजे मिलते हैं स्टूडेंट चाय वाले पे आज रात। ठीक है। ठीक है सर। और ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको पकड़ के लाना है, खींच के लाना है। चलो। और बाकी डिस्कशन हम जब आज बैठेंगे तो हम डिस्कस करेंगे सारे का सारा कोर्स का स्ट्रक्चर और क्या क्या चीजें आपको आगे लेके चलनी है। तब तक के लिए बुक्स के बारे में बताया नहीं सर। वो पूरा का पूरा चैप्टर रह गया बुक्स वाला। 2 घंटे का टाइम होता है ना, 6 मिनट का बचा। मैंने टाइम 2 घंटे का लगाया था। अदरवाइज चलो ऐसा करते हैं, सारे के सारे आएंगे ना, तो वहां बैठकर हम बुक्स का, कोर्स का स्ट्रक्चर का, एडवांस का, जर्नल का, ठीक है, और रेफरेंसेस सब डिस्कस करेंगे आज बैठ के 8 बजे। ठीक है। आज थोड़ा आइडिया इस चीज के भी दे देना आप, प्री और मेंस का थोड़ा कैटेगरी करके। ठीक, दोनों का आपको पूरा पूरा आइडिया मिल जाएगा, और सबसे पहले किसकी तैयारी करें वो भी हम आइडिया पूरे के पूरे सामने रख देंगे। ठीक सर। चलिए, ठीक है, हैव ए गुड डे, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और सर टाइम टाइम क्या है, टाइम क्या है आज का, फिर से रिमाइंड करो मुझे, कितना बजेगा? 8 बजे। 8 बजे 8 बजे का टाइम है, और कहाँ मिलेंगे हम? स्टूडेंट चाय स्टूडेंट वाला, चाय चाय बसरा वाले के के सामने। पास। बसरा के सामने। ओके। चलिए, ठीक है, सी यू सून, टेक केयर, क्लास इज ओवर।